हेलो स्टूडेंट्स, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान सभी छात्रों का फिर से आपके इस IT हैंड चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम आपके लिए स्किल ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टेस्टिंग का लेक्चर तैयार करके ले आया हूं और इस लेक्चर की मदद से आप सभी स्टूडेंट्स, चाहे आप कोई पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का स्पेशलाइजेशन कर रहे हो या पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज अ कोर्स आपके लिए हो या पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको इंटरव्यू क्रैक करने हो, दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास द एवरीवन बिकॉज इट इज़ अ वेरी stateful and starting to end classes in sequential manner। यहाँ पे क्वेश्चन जो प्रिपेयर्ड किए गए हैं एकदम फंडामेंटल स्टार्टिंग, जहाँ से पैथन शुरू होता है वहाँ से क्वेश्चन वो बातों को, वो स्टेटमेंट्स को लेकर आपसे चर्चा होगी जो मोस्टली आपने सुना होगा और आपके थ्योरी के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं भी पढ़ा होगा तो आज अपने इस लेक्चर में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस स्लाइड में किसी प्रकार का MCQ टाइप का क्वेश्चन नहीं मिलेगा, पहले आप इसमें समझ लीजिए। और इसमें फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा और फिल इन द ब्लैंक्स में वो चीज़ें एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, क्योंकि उद्देश्य और पर्पज़ ये है स्लाइड तैयार करने का कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रिपेयर्ड करवा पाऊँ, सच में इंटरव्यू को आप क्रैक करने के लिए आपको तैयारी करा पाऊँ। आप कह सकते हैं ये तैयारी कराने का माध्यम है, आपका यह टेस्ट नहीं है। MCQ टाइप का क्वेश्चन भी आपके सामने ले आऊँगा, लेकिन पहले प्रिपेयर कर दूँ किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या आंसर आपको वहाँ पे रखने पड़ते हैं। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल क्वेश्चन है, पाइथन इज अ 1 fill in the blank, 2nd fill in the blank, 3rd fill in the blanks, 4th fill in the blank, 5th fill in the blanks। 5 इसमें वर्ड आप फिल कर इसे पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बताइए। जैसे लिखा हुआ पाइथन इज अ, 5 वो कौन से शब्द हैं जिनका उपयोग करने के बाद आप कह सकते हो पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन इज अ पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऐसे तो कह नहीं सकते किसी को पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो क्या टर्मोलॉजी है, क्या टर्म है जिसे हम पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहता है। तो चलिए आप अपनी कॉपी और पेन की मदद से आप आंसर अपने कॉपी पे करते रहेंगे और इस आंसर को मैच करेंगे और लास्ट में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए। सही हुए इसको नहीं बताना है, कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए। मे बी 40 या 15 नियर अबाउट्स क्वेश्चन है जो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आंसर आपके सामने है। पहले में फिल इन द ब्लैंक भरेंगे जनरल पर्पस, आई होप ज़्यादातर स्टूडेंट ने फिल किया होगा। दूसरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तीसरे में आपको डायनेमिक टाइप और चौथे में आपको फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स एंड फिफ्थ में है पोर्टेबल। चलिए इन सबको मिला के फिल करके हम लोग इसका बात करते हैं। सबसे पहले वाले में तो आपको जनरल पर्पज, दूसरे वाले फिल इन द ब्लैंक्स में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तीसरे वाले प्रोग्राम में डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चौथे वाले में फ्रीवेयर और पांचवें वाले में पोर्टेबल। चलिए मिला के पढ़ते हैं। पाइथन इज अ जनरल पर्पस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, डायनेमिक टाइप, फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स एंड पोर्टेबल पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये 5 वर्ड आप वो ऐड करके पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहने में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं होगा, बिकॉज दीज आर कंसिडर्ड द वेरियस फीचर्स वी कैन से दैट द पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और यही क्वेश्चन 5 अलग अलग तरीके से बन सकते थे और 5 अलग अलग क्वेश्चन केवल फिल इन द ब्लैंक्स में तैयार किया जा सकता था। जनरल पर्पस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, डायनेमिक टाइप, फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स, पोर्टेबल। जनरल पर्पस वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको सामान्य कार्यों के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन द सेंस ऑफ डाटा ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड 2 प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुआ करती हैं, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता है यदि आपने एक बार कोई ऑब्जेक्ट पर किसी टाइप का कांस्टेंट वैल्यू रख दिया तो नेक्स्ट लाइन पे आप 5.5 और फिर नेक्स्ट टाइम पे अलग टाइप के क्लास के कांस्टेंट ऐसा रख सकते हैं। अगर इस तरह का फीचर प्रोवाइड होता है, दिस इज कॉल्ड टू डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओपन सोर्स का मतलब होता है आपके लिखे गए कोड में अगर आपको लगता है कुछ अपडेट करना चाहते हैं, चेंजेस करना चाहते हैं, तो दे आर प्रोवाइडेड टू सोर्स कोड वी कैन चेंजेबल, है ना, आप चेंजेबल कर सकते हैं, ऐसा है। पोर्टेबल का मतलब होता है मशीन इंडिपेंडेंट। मशीन इंडिपेंडेंट का मतलब होता है अगर आपने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तैयार किया है तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसी भी मशीन पे एग्जीक्यूट क्लियरली कराया जा सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। आप
अपने प्रोग्राम को दूसरे भी सिस्टम पे रन करा सकते हैं। आई होप ये 5 टर्म आपने बहुत अच्छे सीखा है और ये 5 टर्म आपने वहाँ पर कॉपी पे पेस्ट भी किया होगा अपने। आए चलते हैं एक दूसरे क्वेश्चन पर, एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, पैथन इज अ मोस्ट वर्साटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पैथन मोस्ट वर्साटाइल, वर्साटाइल का मीनिंग होता है यहाँ पे सार्वभौमिक, सार्वभौमिक, और यहाँ सार्वभौमिक का मतलब होता है ऑलराउंडर। सार्वभौमिक मतलब क्या होता है? ऑलराउंडर, सभी क्षेत्रों में माहिर। पैथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मोस्ट वर्साटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऐसा आप कह रहे हैं और ऐसा बोला भी जाता है। वी डेवलप्ड एनी काइंड्स ऑफ एप्लीकेशन, क्योंकि हम विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशंस इसकी मदद से तैयार कर सकते हैं। तो आपको मैं मौका दे रहा हूँ, आप बताइए वो कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं जिन ये पैथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से हम लोग प्रिपेयर करते हैं। चलिए टेक टू टाइम, स्टूडेंट लिखें जल्दी फटाफट कॉपी पे कि पैथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को वर्साटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। ये बात तो ठीक है, और क्यों कहते हैं? नीचे लाइन में वी डेवलप्ड एनी काइंड्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसकी मदद से विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के एप्लीकेशन हम लोग तैयार कर सकते हैं। एप्लीकेशन मतलब होता है यहाँ पे सॉफ्टवेयर, अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर तैयार कर सकते हैं। और सच है, आपके लिए मौका दिया जा रहा है कौन कौन से ऐसे एप्लीकेशंस आपने जानते हैं जो आप बता के इस लाइन को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए, आई होप आप सभी स्टूडेंट ने अपने कागज़ पर कुछ ना कुछ एक्सप्लेन किया होगा। पहला आंसर है डेस्कटॉप एप्लीकेशन। डेस्कटॉप एप्लीकेशन, आप डेस्कटॉप पर, डेस्कटॉप मतलब लैपटॉप, डेस्कटॉप 4 टाइप के होते हैं। ये कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, चाहे वो डेस्कटॉप में लैपटॉप हो सकता है, पॉमटॉप हो सकता है, रिस्टॉप हो सकता है, कोई भी प्रकार का कंप्यूटर होगा, उस पे जो एप्लीकेशन होगा उन तमाम एप्लीकेशन को, कंप्यूटर के मोस्टली एप्लीकेशन को ये पैथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से डिज़ाइन किया जा सकता है। दिस इज़ अ फर्स्ट एविडेंस वी कैन से दैट इज़ अ वर्साटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पहले के बाद दूसरा वेब पब्लिकेशन, एज वी नो, जैसे हम लोग जानते हैं इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार के अलग अलग एप्लीकेशंस होते हैं जिसकी मदद से इंटरनेट सुचारू तरीके से, व्यवस्थित तरीके से चल पाता है। और उस एप्लीकेशन को बनाने के लिए भी पैथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप API बनाएं, चाहे आप सर्च इंजन बनाएं, चाहे वेब ब्राउज़र बनाएं, और चाहे फिर आप सर्च इंजन का प्रोग्राम तैयार करें, मतलब किसी भी प्रकार का प्रोग्राम अगर इंटरनेट संबंधित बन सकता है तो पैथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आल्सो एलिजिबल फॉर डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग, उससे हम प्रोग्राम कर सकते हैं। इट इज़ अ वेरी यूजफुल आल्सो विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वेब। एप्लीकेशन ऑफ वेब मतलब इंटरनेट संबंधित बहुत सारे सॉफ्टवेयर हम लोग इसकी मदद से तैयार कर सकते हैं। दिस इज द सेकेंड एविडेंस वी कैन से दैट द वर्साटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। थर्ड इज अ IoT एप्लीकेशन। IoT इज द न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी नाउ दिस डेज, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब क्या? थिंग्स में स्मार्ट थिंग्स। कैसी थिंग्स? स्मार्ट थिंग्स। और स्मार्ट थिंग्स कब कहेंगे? किसी भी डिवाइस में अगर उसके पास अपना सेंस ऑर्गन डेवलप कर पाए, सेंसर यूज़ कर लें, इक्वेटर और ट्रांसीवर्स, ये 3 टर्मोलॉजी हैं। इसके अलावा बहुत सारे टर्मोलॉजी यूज़ होते हैं किसी स्मार्ट करने के लिए किसी भी डिवाइस को, बट आपके पास डिवाइस में स्मार्ट डिवाइस होना चाहिए। और वो अगर स्मार्ट डिवाइस हो गया तो उसको सीधे कनेक्ट किससे कर दो? इंटरनेट से कनेक्ट करा दो। तो विदाउट मैनुअल ऑपरेट, इट इज़ ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड बाय द इंटरनेट। IoT एप्लीकेशन में भी तमाम तरह के जो ऐप्स तैयार किए जाते हैं वो भी पैथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इजीली डेवलप्ड हो रहे हैं। तो दिस इज़ द थर्ड एविडेंस वी कैन से दैट द मोस्ट वर्साटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ IoT। थर्ड, AI एंड डाटा साइंस एप्लीकेशन। आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ मोस्ट कॉमन एंड वी कैन से दैन वेरी मॉडर्न टेक्निक ऑफ द कंप्यूटर साइंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 5th जनरेशन का एक टेक्नोलॉजी है। जैसे आपने देखा है शुरुआत में कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब से अपना सफ़र शुरू किया, वैक्यूम ट्यूब के बाद ट्रांजिस्टर उसके प्रोसेसिंग के लिए नया डिवाइस बनाया गया, फिर थर्ड प्रोसेसिंग डिवाइस के लिए ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर एंड IC तैयार किया गया था। फिर IC में एक बड़ी IC, बड़ी चिप तैयार किया गया जिसे हम लोग प्रोसेसर या CPU कहते हैं। और जो 5th जनरेशन में चल रहा है इस समय, नाउ दिस डेज, इज़ अ AI प्रोसेसिंग
डिवाइस के तौर पे यूज हो रहा है। और AI में डाटा अनलिमिटेड होते हैं, तो उनके लिए भी आपको एक विज्ञान चाहिए। डाटा विज्ञान की मदद से कौन सा डाटा कब उपयोग किया जाएगा, या भी एप्लीकेशंस जो भी तैयार इस तरह से हो रहे हैं डाटा साइंस से संबंधित या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधित, इनके लिए भी एप्लीकेशंस तैयार कर रहा है विद द हेल्प ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दिस इज द फोर्थ एविडेंस वी कैन से दैट इज पाइथन इज अ मोस्ट वर्सेटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पाइथन इन्वेंटेड बाय मिस्टर, बताइए पाइथन को बनाने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है? मिस्टर एंड व्हेन, और कब तैयार किया गया? दो चीज़ आपको एक्सप्लेन करना है। पहले वाले में आपको बताना है नेम क्या है, उन व्यक्ति का नाम बताना है जिन्होंने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इन्वेंट किया, और आपको यहाँ पे ईयर बताना है कौन से ईयर में डेवलप किया गया। आई होप सभी स्टूडेंट ने अपने कागज़ पे अपना आंसर राइट कर लिया होगा। चलिए आंसर देखते हैं। आंसर में है गिड्डो वैन रैनसम एट सेंटर ऑफ मैथमेटिक्स एंड रिसर्च। इसमें कई क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं। पहली बात तो किस प्लेस पे किया गया था, तो सेंटर फॉर मैथमेटिक्स एंड रिसर्च, और ये जो सेंटर है कहाँ, ये सेंटर है नीदरलैंड में। नीदरलैंड एक कंट्री है, और उस कंट्री में एक प्लेस है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, सेंटर है, उसका नाम था सेंटर फॉर मैथमेटिक्स एंड रिसर्च। और उस सेंटर के अंदर एक पर्सन ने जिनका नाम है मिस्टर गिड्डो वैन रैनसम, इन्होंने डेवलप्ड किया था पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और वो समय क्या था, वो समय था 1991। तो कितने क्वेश्चन हो गए इसमें से? 1 2 3 4 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से बनाए जाते हैं, और इसी तरह से क्वेश्चन प्रिपेयर किए जाते हैं इसी एक स्टेटमेंट से निकालकर किस कंट्री में, कंट्री के किस लेबोरेटरीज में या किस सेंटर में डेवलप किया गया था, किन के द्वारा डेवलप किया गया था, और वो क्या ईयर था जिसमें पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोई भी चीज़ें कब डेवलप्ड की गई थी। ये क्वेश्चन 4 तरह से आप डिफाइन किया जा सकता है आपके सामने। हालांकि मैंने आपको चारों को एक साथ ही कर दिया, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बनाने का कोशिश नहीं किया गया। मैं आपको प्रिपेयर्ड कर रहा हूँ कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन अराउज विथ द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कितने टाइप के पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके सामने अराइज हो सकते हैं, जिसकी मदद जिसके लिए आपको आंसर तैयार करना चाहिए, प्रिपेयर्ड करना चाहिए। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया। लेकिन इससे संबंधित कुछ बातें और एक्सप्लेन की गई हैं। लेकिन रिलीज्ड इन 1994, देख लीजिए यहाँ पे 2 टाइप का क्वेश्चन जनरेट होगा। ये देखिए 1994 में रिलीज होता है मार्केट में, जबकि डेवलप्ड कब होता है? 1991 में, मतलब 3 ईयर्स आफ्टर ये मार्केट में लॉन्च किया गया। और अगर ये 3 साल इंतजार किया है मार्केट में आने के लिए, तो दिस इज द रीजन बिहाइंड इट इज अ वर्ल्ड पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नाउ दिस डेज। अगर 3 साल टेस्टिंग में यूज किया गया है किसी भी चीज़ के लिए, अगर मार्केट में लाने से पहले अगर उसको बहुत अच्छे से टेस्टिंग किया गया उसके ऊपर, तो मोस्टली वो बहुत पावरफुल चीज़ हो सकती है। और पाइथन इज आल्सो वी कैन से दैट इज अ powerful programming language. Now these days this is the most important and most popular programming language in overall world. पूरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पाइथन का अपना एक अलग वर्चस्व आज भी कायम है, और आज ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी AI और मशीन डाटा साइंस के साथ में यूज होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। चलिए एक और क्वेश्चन आता है जो इससे संबंधित है, और मैंने इसी में कवर किया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का जानना होता है व्हाट्स रीजन इज बिहाइंड इज नेम्ड ऑफ पाइथन। पाइथन इज अ स्पीशीज ऑफ स्नैक। आप सभी जानते हैं पाइथन एक सर्प की एक प्रजाति है जिसे हम लोग अजगर कहते हैं। एक बड़े प्रजाति का सांप होता है, और इस सांप से इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का या मिस्टर गिड्डो वैन रैनसम से क्या रिलेशन था, उसको जानने की आपकी कोशिश रहती है। और ख़ास बात ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ऑफिशियल लोगो भी पाइथन मतलब अजगर का ही बनाया गया है, ठीक है। तो पाइथन नेम्ड इंस्पायर्ड बाय कॉमेडी टीवी शो। कॉमेडी टीवी शो एक चलता है टेलीविज़न पे, एक कॉमेडी शो है जो नीदरलैंड का है, और उस शो का नाम है मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। ये आप देख रहे हैं, ये वह टीवी प्रोग्राम है जो कि नीदरलैंड के चैनल पर चलाया जाता है, और इसी कॉमेडी शो चैनल से
इंस्पायर होकर मिस्टर गिडो रनसम ने इसका नाम पैथन दिया। हालांकि पैथन के जुबानी से एक्सप्लेन नहीं किया गया है, कहीं कहीं पर ऐसा बताया जाता है कि दैट्स रीजन बिहाइंड इज कॉल टू पैथन। तो आपको कम से कम इतना आइडिया होना चाहिए, जो पब्लिक में जो चीज़ें हैं आपको भी पता होनी चाहिए कि पैथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम पैथन क्यों पड़ा, व्हाट्स रीजन बिहाइंड इज कॉल पैथन। तो यह एक रीज़न बताया जाता है। तो आपके इंटरव्यूज़ के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके वैसे भी कन्वर्सेशन के लिए आपको आइडिया होना चाहिए। आई होप ये थर्ड क्वेश्चन भी आपको समझ में आया। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेकर। पैथन इज यूज टू डेवलप वेरियस मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट। पैथन इज यूज टू, पैथन का प्रयोग किया जाता है डेवलप्ड वेरियस मोस्ट पॉपुलर, विभिन्न प्रकार की पॉपुलर ही नहीं मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट। पॉपुलर बताओगे तो थक जाओगे और आप वेबसाइट बताओगे तो आप बता ही नहीं पाओगे, क्योंकि आज ए लॉट ऑफ वेबसाइट डिजाइंड बाय द पैथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। रेगुलर 2-4, 2-4, 5, 2-4, 5, 10 ऐसा चीज़ तैयार किया जा रहा है जो काफ़ी पॉपुलर है पैथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से। आपको वो बताने हैं जो मोस्ट पॉपुलर हों, मतलब वेरी वेरी मोस्ट पॉपुलर है, या चाहे वो वेब ऐप्स हों और चाहे वो कोई वेबसाइट हो। तो आई होप अपने कागज़ पर आपने 2-4-5 नाम लिख लिए होंगे। हालांकि आइए हम आपको अपने स्लाइड के माध्यम से क्या एक्सप्लेन करते हैं, आप उसके साथ मैच कराएं। पहला है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम एक सोशल साइट, सोशल नेटवर्किंग का एक ज़बरदस्त ऐप है। आपको पता होगा इंस्टाग्राम गांव-गांव बच्चा जानता है इंस्टाग्राम क्या है। आप सोचो इंस्टाग्राम जैसी एक पॉपुलर ऐप्स का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, पैथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा किया गया है। और ये एक डेस्कटॉप प्रोग्राम आप कह सकते हो, इंटरनेट वेब प्रोग्राम है। आप इसकी मदद से अपनी काबिलियत को किसी भी कोने से, देश के किसी भी कोने से हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। डजंट मैटर कि हम लोग ज़्यादातर इसका इस्तेमाल इसके लिए नहीं करते हैं, बट बनाने वाले का जो एम रहा है वो ज़्यादातर ऐसा ही रहा है कि इंस्टाग्राम की मदद से हम अपने छुपे हुए आर्ट को इंस्टाग्राम के माध्यम से आगे एक्सप्लोर करें, पूरे वर्ल्ड में ले जाएं। तो इंस्टाग्राम एप्स डिजाइंड बाई पैथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सेकेंड इज मोजिला। मोजिला कंप्लीट नहीं है, मोजिला के साथ में वर्ड होना चाहिए फायरफॉक्स। मोजिला फायरफॉक्स एक वेब ब्राउज़र प्रोग्राम है, एक वेब ब्राउज़र प्रोग्राम है और इसी को वेब एप्लीकेशन कहते हैं। अभी हमने इससे पहले स्लाइड में देखा था, हम लोग पैथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से वेब एप्लीकेशन बनाते हैं। वेब एप्लीकेशन हमने वहाँ पर जिक्र किया था जैसे वेब ब्राउज़र। तो देखिए मोजिला फायरफॉक्स मेड बाय पैथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये रहा दूसरा एविडेंस जिसको आप कह सकते हो पैथन इज द मोस्ट वर्सटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच हेल्प टू डेवलप मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउज़र प्रोग्राम या वेब एप्लीकेशन एंड आल्सो सोशल साइट एप्स। नेक्स्ट यूट्यूब। 1995 में दुनिया बदलने का एक बहुत बड़ा श्रेय जाता है यूट्यूब चैनल को, और आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही आज हम आप तक या आप हम तक पहुँचे हैं। तो YouTube 1995 में प्रोड्यूस हुआ और ये 1995 में प्रोड्यूस ही किससे किया गया, पैथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से किया गया। हालांकि भले भी शुरुआत का जो YouTube चैनल है वो ना डिज़ाइन किया गया हो, लेकिन जो लेटेस्ट वर्जन आ रहे हैं उसमें पैथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से ही YouTube को एडवांसमेंट किया जा रहा है। तो आप जानते हो कि इंस्टाग्राम, मोजिला फायरफॉक्स, यूट्यूब चैनल अपने आप में 3 पॉपुलर वेब ऐप्स हैं जिनकी मदद से हम ज़्यादातर अपने कार्यों को सुचारू ढंग से व्यवस्थित तरीके से कर रहे हैं। तो नेक्स्ट है गूगल। गूगल इज़ द वेरी मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन। आप गूगल कारपोरेशन का सबसे पॉपुलर सर्च इंजन गूगल है, और गूगल सर्च इंजन को भी डेवलप किसके द्वारा किया गया है, पैथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा ही किया गया है। दिस इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ आर एविडेंस ऑफ वी कैन से दैट पैथन इज अ मोस्ट पॉपुलर एंड वर्साटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पैथन इज अ मोस्ट पॉपुलर फीचर्स। पैथन के कुछ फीचर्स बताइए, फटाफट अपनी कॉपी पे टाइप करिए। पैथन के कौन कौन से फीचर्स हैं, पैथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कौन कौन से फीचर्स हैं, मैं आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप देखिएगा, मैच कर लीजिएगा।
सबसे पहले फ्री ऑफ कास्ट, पहला ये रीज़न है कि फ्री वेयर होता है। पैथन नो एनी कास्ट पेबल डाउनलोड ऑफ द वेबसाइट्स, आप अपने वेबसाइट से किसी प्रकार का कोई कास्ट पे नहीं करना होता है आपको पैथन के लिए, फ्री ऑफ कास्ट आप अवेलेबल करते हैं, इसीलिए आपने इसके कई फीचर्स में फ्री वेयर देखा था, फ्री वेयर। ठीक है, दूसरा क्या है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी। आपको सॉफ्टवेयर क्वालिटी, आप जब अब इससे ठीक पहले आपके स्लाइड में देखा था, जब गूगल जैसा और इंस्टाग्राम जैसा एप्स या एप्लीकेशन, वेब ऐप्स तैयार किया जा सकता है, तो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी में आप संदेह ही नहीं कर सकते हैं। पैथन मोस्ट पॉपुलर इसलिए हो गया कि सॉफ्टवेयर में बेहतरीन क्वालिटी पैथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मिल सकती है। प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, आप किसी अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से कोई ऐप्स तैयार करेंगे तो टाइम टू टेक कंपेयर टू पैथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो पैथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तुलना में वो ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। जब पैथन वेरी इजी एंड फास्ट डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम, तो वी कैन से दैट प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है पैथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से। तो फ्री वेयर, फ्री ऑफ कॉस्ट, सॉफ्टवेयर क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी। आई होप अपने कागज़ पर आपने ज़रूर इस तरह के आंसर लिखे रहे होंगे, या फिर आप इससे अलग भी लिख सकते हैं, जो कि फीचर्स में और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो इसमें शायद ना अवेलेबल हों और आपके दूसरे हों। नेक्स्ट, पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है मशीन इंडिपेंडेंट। पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है मशीन इंडिपेंडेंट। मशीन इंडिपेंडेंट मतलब होता है नो नीड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन रनेबल ऑफ द प्रोग्राम। आपको आपके बनाए गए प्रोग्राम कोड को किसी अन्य आप मशीन पे जाके एग्जीक्यूट कराएंगे तो आपको उसमें चेंजेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप ऐसे समझिए ना, ये देखिए प्रोग्राम आपका है और आपने क्या किया है, प्रोग्राम को बनाया है, और ये प्रोग्राम जब आप बनाए हैं तो आप इसी प्रोग्राम को दूसरे सिस्टम में भी ले जाके इंस्टॉल कर सकते हैं और वो आसानी से यूज होगा। तो इसे कहते हैं आपका पोर्टेबिलिटी या मशीन इंडिपेंडेंट। ठीक है, नेक्स्ट है ह्यूग लाइब्रेरी। आपने देखा था प्रोडक्टिविटीज़ की ज़्यादा इसलिए बढ़ गई थी क्योंकि इसके पास हेल्पिंग के लिए बहुत सारे सेट ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शन, फार्मूलाज, क्लास एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें हैं प्री डिफाइंड या प्री रिटन लाइब्रेरी में अवेलेबल होती है, जिससे बड़े इजी तरीके से अपने प्रोग्राम को डेवलप किया जाता है। तो दिस इज़ अ फिफ्थ पॉपुलर फीचर ऑफ पैथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वी कैन से दैट द पैथन इज़ अ वेरी वर्सटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। 6 इज़ अ ओपन सोर्स एंड फ्रीवेयर। यह फ्रीवेयर है और ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कास्ट है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी है, प्रोडक्टिविटी है, पोर्टेबिलिटी है, ह्यूग लाइब्रेरीज है, ओपन सोर्स एंड फ्रीवेयर। ये डिफरेंट टाइप्स के पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर फीचर्स हैं पैथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, और इसी कारण से आज वर्ल्ड की सबसे पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक मानी जाती है पैथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और 7th आप देख रहे हैं डायनेमिक टाइप, मतलब अगर आपने किसी भी लाइन में किसी ऑब्जेक्ट का किसी अलग टाइप के कांस्टेंट की वैल्यू रखा तो नेक्स्ट लाइन में आप इसको दूसरे टाइप की कांस्टेंट वैल्यू से असाइन कर सकते हैं और नेक्स्ट में आप किसी तीसरे क्लास की असाइनमेंट कर सकते हैं। मतलब स्टैटिक नेचर नहीं है, इसमें डायनेमिक टाइप का नेचर है। आपका ऑब्जेक्ट स्वतंत्र होता है किसी भी स्टेटमेंट में न्यू कांस्टेंट अपने ऊपर असाइन करने का। तो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। पैथन प्रोग्राम कैन बी डेवलप्ड इन 3 प्लेटफॉर्म। आप बताइए फटाफट, पैथन जो प्रोग्राम है वो कौन 3 प्लेटफॉर्म पे। हालांकि अगर मैं चाहता तो इसको एज अ फिल इन द ब्लैंक बता देता, तो आपको बताना होता कि पैथन प्रोग्राम कैन बी डेवलप्ड कितने प्लेटफॉर्म पे तैयार किया जाता है। फिर भी मैंने आपके लिए 3 बता रखा है, 3 प्लेटफॉर्म पे करते हैं। बस आप नाम बताइए, बस वो कौन से 3 डिफरेंट प्लेटफॉर्म हैं विच हेल्प टू डिजाइन योर पैथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पैथन प्रोग्रामिंग प्रोग्राम। ठीक है, तो पहला आपके सामने आ गया सेल प्रॉम्प्ट। हम लोग सेल प्रॉम्प्ट कहते हैं, कुछ लोग इसी को पैथन स्ट्रीम कहते हैं, कुछ लोग इसको अट्रैक्टिव मोड कहते हैं। तो आप चाहे इसे अट्रैक्टिव मोड के नाम से पुकारिए, चाहे आप इसको सेल प्रॉम्प्ट करके बुलाइए, और चाहे इसको आप पैथन स्ट्रीम करके पुकारिए।
और इसका अपना सिंबल होता है ट्रिपल ग्रेटर देन सिंबल आपको दिखाई देगा। इस प्लेटफॉर्म पर भी अपने प्रोग्राम आप पाइथन के डिज़ाइन कर सकते हैं, बट याद रखें द ईच स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड जस्टली। आप जैसे एक लाइन का स्टेटमेंट लिखेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, आउटपुट मिल जाएगा। तो बहुत बेहतर नहीं होता है, नेटिव प्रोग्रामिंग के लिए या नेटिव प्रोग्रामर यूजर के लिए अच्छा नहीं होता है। आप कर सकते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव मोड इसे कहा जाता है। सेकंड इज जर्नल टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम, सामान्य सा टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम। जब मैं जर्नल कहता हूं तो टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम और एक होता है, लेकिन उसके साथ कई फीचर्स ऐड होते हैं, तो उनको हम लोग दूसरा कुछ बोलते हैं। तो जर्नल टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम की बात किया जा रहा है। जैसे आपने नाम सुना होगा नोटपैड प्लस प्लस, या फिर आपने सुना होगा सब लाइन, तो आप वर्ड पैड भी कह सकते हो। वर्ड पैड पर हम लोग कर सकते हैं, नोट पैड कर सकते हैं, VI एडिटर पे कर सकते हैं। बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर हैं जिसकी मदद से हम अपने प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। ठीक है, प्रोग्राम को बना सकते हैं, रन कराने की बात नहीं है। तो आप प्रोग्राम रन कराने के लिए यहाँ 2 स्टेप करना पड़ता है। पहले तो आप प्रोग्राम सेव करेंगे, रन आपको दूसरी जगह कराना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा नेटिव यूजर के लिए, नेटिव प्रोग्रामर के लिए थोड़ा सा टफ होता है। तो बोथ आर नॉट ईजी फॉर द नेटिव प्रोग्रामर यूजर। कर सकते हैं अलग बात है, लेकिन कौन बढ़िया है, सजेशन किसका रहता है? तो नेक्स्ट है यूजिंग IDE या IDLE। तो पहले तो मैं IDLE का मतलब बता दूं। ID का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। यहाँ पर L का मतलब लर्निंग इन्वायरमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है जिनकी मदद से आप अपने प्रोग्राम इस पे टाइप कर सकते हो। और जब आप इस पे प्रोग्राम को टाइप करोगे तो बेहतरीन सुविधा ये है कि आपको एक प्लेटफॉर्म कंप्लीट देगा, और इस प्लेटफॉर्म पर ये आइडियली सपोज दैट प्रोग्राम आपने खोला है, यहाँ पे आपको लिखने का भी मौका मिलता है, आपको मेनू बार मिलता है। आप मेनू से आप बहुत सारे एडिटिंग का काम कर सकते हैं। आप यहाँ पे बहुत सारा हाईलाइटिंग भी दे देता है, आपको प्रीडिफाइंड टर्म होंगे या फिर जैसे कीवर्ड होंगे। दिस इज द वेरी इजी फॉर द कंपेयर टू बोथ अबव प्लेटफॉर्म ऑफ द पाइथन प्रोग्रामिंग। पाइथन प्रोग्रामिंग के ऊपर के दोनों प्लेटफॉर्म की तुलना में बात किया जाए तो जो तीसरा आपको दिखाई दे रहा है वो बेस्ट है। और कुछ आइडियली के नाम बताए गए हैं, पैचम बताया गया है, पाइडेप बताया गया है, जुपिटर बताया गया है, स्लाइडर बताया गया है, VS कोड बताया गया है। आप कोई भी आइडियली की मदद से आप अपने प्रोग्राम को बना सकते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड इज आल्सो वेरी बेटर, पैचम इज आल्सो वेरी बेटर, पाइथन डेवलप्ड पाइडेप जिसे कहते हैं, जुपिटर, स्पाइडर, ये वेरियस टाइप के आइडियली नेम है। याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। कभी कभी पाइडेप दे दिया, जुपिटर दे दिया, स्पाइडर दे दिया, या VS कोड दे दिया और पूछा गया क्या है, तो आपको पता होना चाहिए दीज आर एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट कोड। यह एक आइडियली सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आपको इस प्लेटफॉर्म पर अपने प्रोग्राम को डिजाइन कर सकते हैं। एज लाइक ऑफ प्लेग्राउंड वेयर वी कैन डिजाइन द प्रोग्राम। और प्लेग्राउंड जब बात करता हूँ तो प्लेग्राउंड में आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती है। आपको वहाँ पर दर्शक दीर्घा होता है, वहाँ पर खिलाड़ी दीर्घा अलग होता है, वहाँ पे एक अच्छा फील्ड तैयार किया जाता है, एक प्रॉपर मैनर्स होते हैं। तो एक इन्वायरमेंट पूरा प्रोवाइड करता है। तो आइडियली एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जहाँ पर द बेस्ट प्रोग्राम डेवलपमेंट करने के लिए यूज़र को जगह मिलती है। तो आपके पास 3 डिफरेंट प्लेटफॉर्म अवेलेबल। वी कैन यूज द पाइथन प्रोग्राम यूजिंग सेल प्रॉम्प्ट, यूजिंग जर्नल टेक्स्ट एडिटर एंड यूजिंग IDLE और IDE। सबसे अगर बढ़िया बात करें तो 3rd नंबर IDE इज द बेस्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर अ नेटिव यूजर प्रोग्रामर। शुरुआत के समय में आपके लिए बेस्ट रहेगा IDLE। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फर्स्ट वर्जन ऑफ पाइथन, चलिए फटाफट इसको बताइए, पहला वर्जन कौन सा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आया था? पहला पाइथन वर्जन कौन सा था? आई होप आपने अपने पेज पर एक्सप्लेन कर लिया होगा। आइए देखते हैं आंसर। 0.9.0, 0.9.9, ये दिस इज द फर्स्ट वर्जन ऑफ 0.9.0। अगर आप इस वर्ड को फिल कर देते हैं तो ये लाइन कंप्लीट हो जाती है। द फर्स्ट वर्जन ऑफ पाइथन इज, यहाँ पे कौन सा इज
0.9.0। ठीक है, इससे संदर्भ में और कुछ बातें बताई गई हैं। करंट वर्जन भी आपको ध्यान रखना है, चूँकि एग्जाम में कभी कभी इंटरव्यू में आपको करंट पूछ लिया जाता है। तो 3.12.2 दिस इज अ करंट और दिस इज अ फर्स्ट, ये फर्स्ट वर्जन है और ये करंट वर्जन है जो आपका चल रहा है, करंट वर्जन है। रिलीज कब किया गया था? 7 फरवरी 2024। ठीक है, ये कब, इसका अगर ईयर आप जानना चाहते हैं तो 1991 में डेवलप्ड हुआ था और 1994 में इसको लॉन्च किया गया था। तो आई होप ये आप 1994 के समथिंग ही ये डेवलप किया गया होगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। द फर्स्ट वर्जन ऑफ द पैथन इज 0.9.0 और करंट कौन चल रहा है? 3.12.2। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द स्टैंडर्ड कंपाइलर ऑफ पैथन। चलो बताइए, कंपाइलर ऑफ पैथन में बहुत सारे कंपाइलर हैं, लेकिन स्टैंडर्ड कंपाइलर का खिताब या स्टैंडर्ड कंपाइलर किसे कहा गया है? आपने कागज पर आंसर करिए फटाफट और आंसर इधर से मैच करिए। सी पैथन इज अ स्टैंडर्ड कंपाइलर ऑफ पैथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पे सी पैथन जो है वो स्टैंडर्ड कंपाइलर ऑफ पैथन है, या पैथन का स्टैंडर्ड कंपाइलर का नाम क्या है? सी पैथन है। आप ऐसे समझिए, जो स्टैंडर्ड आपका कंपाइलर है पैथन का, और उसका नाम क्या है? सी पैथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीवीएम स्टैंड फॉर। पीवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? पीवीएम। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपने इसको लिख भी लिया होगा। तो आइए मैच करते हैं। पीवीएम का होता है पैथन वर्चुअल मशीन। पीवीएम स्टैंड फॉर पैथन वर्चुअल मशीन। ये क्वेश्चन बड़े आसानी से आपने एक्सप्लेन किया होगा, बट आपने देखा होगा ये क्वेश्चन यूं ही आपको आगे क्रम से ले चल रहे हैं। जिस तरह से आपकी क्लासेस 1 बाय 1 आगे बढ़ती हैं, क्लासेस के अकॉर्डिंग एक थ्योरी बेस्ड पर तैयार किया गया यह स्लाइड्स है, जो आपके थ्योरी को भी कंप्लीट कर देगी, रिवीजन कर देगी, और आपके 1 वर्ड क्वेश्चन आर के लिए, या फिर आपके इंटरव्यू के लिए, या फिर आपके फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग कॉलम, या फिर ट्रू फॉल्स, इस तरह के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप के लिए भी आपके लिए काफ़ी मददगार होगा। चलिए नेक्स्ट, द वेरियस पैथन कंपाइलर आर। कुछ पैथन कंपाइलर के नाम बताइए। कौन कौन से पैथन कंपाइलर हैं? आपने राइट कर लिया होगा अपने कागज़ पर। कुछ नाम बताइए पैथन कंपाइलर के जो आप जानते हैं, और अगर आप नहीं जानते हैं तो राइट करिए अपने कॉपी पे। दीज आर द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ पैथन कंपाइलर नेम। रूबी पैथन, जे पैथन, जावा पैथन। यहाँ पर रूबी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जे फॉर जावा पैथन, जिसे हम जेवीएम के नाम से, पीवीएम पैथन वर्चुअल मशीन था, वैसे जेवीएम का फुल फॉर्म होता है जावा वर्चुअल मशीन। इसको जेवीएम इसलिए ब्रैकेट में कर दिया क्योंकि एग्जाम में और इंटरव्यू क्वेश्चन में ये अलग से क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट डू मीन बाई जेवीएम। तो याद होना चाहिए आपको, रूबी पैथन इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैथन कंपाइलर एंड जे पैथन इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ पैथन कंपाइलर, and third is a iron python is also example of पैथन कंपाइलर, and एनाकोंडा पैथन। देखिए पैथन के साथ में आज ऐसा आया, एनाकोंडा भी पैथन आया। एनाकोंडा इज आल्सो स्पीसीज ऑफ स्नैक। स्नैक की बड़ी जाति है एनाकोंडा, और कंपाइलर बनाने वाले ने ही पैथन को देखते हुए एनाकोंडा पैथन नाम का एक बना रखा है कंपाइलर। तो दीज आर सम नेम ऑफ पैथन कंपाइलर। आप सभी स्टूडेंट को इसको राइट डाउन कर लेना चाहिए, किसी भी तरीके से इसको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड फिफ्थ इज अ पेपे। पेपे के साथ में JIT लिखा हुआ है। JIT का भी फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है अलग से, इंटरव्यू में भी आपसे क्वेश्चनर के तौर पर पूछा जा सकता है। तो JIT का जस्ट इन टाइम कंपाइलर, JIT का फुल फॉर्म जस्ट इन टाइम कंपाइलर। JVM का जावा वर्चुअल मशीन, और यहीं पे PVM भी आप देख लीजिए, पैथन वर्चुअल मशीन। मतलब PVM, JVM एंड नेक्स्ट है JIT, जस्ट इन टाइम कंपाइलर।
JITC भी कहीं कहीं लिखा रहता है, JITC जस्ट इन टाइम कंपाइलर, हालांकि JIT भी लिखा जाए तब भी आप लिख लेंगे। तो आई होप आपको वेरियस पाइथन कंपाइलर नेम नोट डाउन हो चुका होगा। ये हैं कुछ कंपाइलर के नेम, और ये कंपाइलर इतने ही नहीं है, इससे भी ज़्यादा कंपाइलर हैं। और स्टैकलेस, बस इतना ही स्लाइड में जगह थी, जिस कारण से बड़े पॉपुलर की बात किया जाता है, जो ज़्यादातर एग्जाम इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी लेटेस्ट जानकारियाँ तो आपको कंटिन्यूस पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कौन कौन से लेटेस्ट वर्जन आ रहे हैं, लेटेस्ट कंपाइलर डेवलप्ड हो रहे हैं, कौन से PVM में क्या चेंजेस आई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपको इस स्लाइड से JVM का फुल फॉर्म, JIT का फुल फॉर्म, और अगर यहीं पे मैं पूछ लूँ आपसे कि वेरियस पाइथन कंपाइलर तो आपने देखा, लेकिन क्या आप इस लिस्ट ऑफ कंपाइलर में स्टैंडर्ड कंपाइलर को टिक लगा सकते हैं कहाँ है? तो स्टैंडर्ड कंपाइलर यहाँ नहीं है। इस स्टैंडर्ड कंपाइलर को हम लोग क्या बोल देते हैं? सी पाइथन। सी पाइथन इज आल्सो कंपाइलर ऑफ पाइथन, और ये स्टैंडर्ड पाइथन स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड कंपाइलर ऑफ पाइथन। और आपने पिछले स्लाइड में इसको देखा भी था। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइथन कंपाइलर इज आल्सो कॉल्ड टू। चलिए, दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एवरीवन एंड वी कैन से दैट दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑफ एवरी स्टूडेंट्स। पाइथन कंपाइलर इज आल्सो कॉल्ड टू। पाइथन कंपाइलर को क्या कहते हैं? पाइथन कंपाइलर को क्या कहा जाता है? यहाँ पर पाइथन को हटा कर दिया जाए, किसी भी कंपाइलर को और किस नाम से जाना जाता है, आप ऐसा भी कह सकते हो। पाइथन पढ़ना इसलिए पाइथन टर्म से स्टार्ट करना था स्लाइड को, लेकिन किसी भी कंपाइलर को और किस नाम से जानते हैं, तो आपने आंसर राइट कर लिया होगा अपने पेपर पे। आइए मैच करते हैं अपने आंसर साथ में। पहली बात तो इसको कई नाम जानते हैं। सबसे पहली बात तो अगर आपने अपने आंसर में लैंग्वेज प्रोसेसर लिखा हो देन आल्सो यू आर राइट, फिर भी आप राइट हैं। और अगर आप वो ना लिख के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन लिखा होगा, फिर भी आपने सही लिखा होगा। लैंग्वेज प्रोसेसर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन या फिर कंपाइलर, तीनों सेम नेम है। आई होप अगर आपसे कभी भी वन वर्ड क्वेश्चनर के तौर पे या इंटरव्यू में अगर ये पूछा जाएगा या आपके एग्जाम में कहीं पुट अप होगा ये क्वेश्चन, तो आई होप आप बहुत अच्छे से बता पाएंगे। कंपाइलर इज आल्सो कॉल्ड टू लैंग्वेज प्रोसेसर प्रोग्राम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन और ट्रांसलेटर प्रोग्राम। आल्सो वी कैन एक्सप्लेन दिस इज अ ट्रांसलेटर प्रोग्राम। और ट्रांसलेटर प्रोग्राम क्या होता है? ट्रांसलेटर प्रोग्राम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और इसकी मदद से क्या करते हैं? ट्रांसलेट करते हैं लिखे गए ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज को मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 11 भी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, PVM इज आल्सो कॉल्ड टू। चलिए, दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एवरीवन एंड वी कैन से दैट दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन फॉर एवरीवन। PVM को और किस नाम से जानते हैं? और दो नाम की यहाँ पर चर्चा की जानी है। कौन से नाम से जानते हैं हम लोग PVM को और किस नाम से जानते हैं? तो आपने अपने पेज पर अपना आंसर सुरक्षित रख लिया होगा। आइए अपने स्लाइड के आंसर से आप मैच करते हैं। पहले में आप भरिए कि पैथन रन टाइम, या फिर दूसरे में पैथन इंटरप्रेटर। PVM इज आल्सो कॉल्ड टू पैथन रन टाइम और पैथन इंटरप्रेटर। पैथन इंटरप्रेटर भी कह सकते हो, पैथन रन टाइम भी कह सकते हो, और PVM तो इसका नाम है ही है आल्सो। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत अच्छे समझ में आया। और यहाँ पे एक आपके लिए हेल्प किया गया है, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट ऑफ बाइट कोड इनटू मशीन कोड। बाइट कोड को मशीन कोड में लाइन बाय लाइन क्या करता है? एग्जीक्यूट करने का काम करता है। कौन करता है? चाहे उसे आप पैथन इंटरप्रेटर कह दीजिए, चाहे उसको आप पैथन रन टाइम कह दीजिए, चाहे उसको आप PVM के नाम से पुकार लीजिए, जो कि तीनों एक ही नाम है, आपको पता है। और क्या करता है ये बाइट कोड को किस में कन्वर्ट करने का काम करता है? मशीन कोड। मशीन कोड माने मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड, जीरो के फॉर्म में। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 12 आपके लिए एक नया क्वेश्चन था और आप इसको समझ गए होंगे। और आप अगले स्लाइड में हम लोग ले चलते हैं आपको, जिससे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। पैथन कंपाइलर क्रिएट अ सेपरेट फोल्डर स्टोर्ड फॉर बाइट कोड। आपको क्वेश्चन ये है, पहले समझिए पैथन कंपाइलर है,
पैथन कंपाइलर क्या करता है, जिसे हम लोग बात करेंगे स्टैंडर्ड कंपाइलर यूज कर रहे होंगे तो हम बात करें सी पैथन की। अगर सी पैथन आपका सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, आप सब जानते हैं कोई कंपाइलर काम होता है सोर्स कोड में किस में कन्वर्ट करना, बाइट कोड में। तो इस बाइट कोड को किसी एक फोल्डर में रखता है, उस फोल्डर का क्या नाम है, बस आपको ये आंसर बताना है। बाइट कोड को जहां पर पैथन कंपाइलर रखता है एक फोल्डर में, उस फोल्डर का क्या नाम है। अगर आपको पता होगा तो आपने राइट कर दिया होगा, और आपको नहीं पता होगा तो राइट डाउन करिए अपने आंसर में। PyCache, PyCache, PyCache is a folder name which are stored the compiled source file into byte file। सोर्स फाइल को जो बाइट फाइल में कंप्यूट किया गया है उसको, यह एक फोल्डर है, उसका नाम PyCache है, वहाँ पे स्टोर किया रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द ब्रेकिंग रूल्स ऑफ लैंग्वेज रिटन इन द एरर इज कॉल्ड। अगर आप लैंग्वेज के लिखने के नियम को तोड़ते हैं तो एक एरर होता है, उस एरर को क्या कहते हैं। अगर आप लिखने को, पैथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोगों ने देखा है, या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की चर्चा कर सकते हैं, कुछ सिंटैक्स होते हैं। अगर आप सिंटैक्स में कोई कंफ्यूजन करते हैं, लिखने में कुछ प्रॉब्लम करते हैं, तो वह कौन सा एरर होता है, आंसर आपके सामने है सिंटैक्स एरर। द ब्रेकिंग रूल्स ऑफ लैंग्वेज रिटन इन एरर इज कॉल्ड सिंटैक्स एरर। याद रखना, ये क्वेश्चन आपका इंटरव्यूज का भी हो सकता है, और ये आपके क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप का या फिर वैसे भी क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मिस स्पेल्ड कीवर्ड। अगर आप किसी कीवर्ड का स्पेलिंग मिस्टेक कर दें, जैसे कीवर्ड क्या होता है, जैसे इफ है तो इफ की स्पेलिंग आप EF लिख दें, सपोज दैट। इल्स है तो ELSEE लिख दें। तो अगर आपने कोई स्पेल गलत कर दिया, और स्पेल गलत का मतलब क्या हुआ, स्पेलिंग के साथ साथ आपने अगर ऐसे भी लिख दिया, सपोज दैट I कैपिटल में और F, अगर आपने इस तरह का कोई एरर किया, या इनकरेक्ट यूज ऑपरेटर जनरेट, या कोई ऑपरेटर जनरेट गलत कर, जैसा आपने ऐसा कर दिया, आपको करना चाहिए 2 + 5, आपने कर दिया 2 प्लस और स्पेस देके 5। अगर इस तरह का कोई कंफ्यूजन या कोई आपका मिस्टेक, या कीवर्ड का स्पेलिंग में कोई मिस्टेक अगर आप करते हैं, तो एक कंपाइलर जनरेट करता है एरर, उस टाइप के एरर को क्या कहते हैं, वो किस नाम से आता है, ये आंसर बताना है। आई होप क्वेश्चन समझ गए होंगे। मिस स्पेल्ड कीवर्ड या इनकरेक्ट यूज्ड ऑपरेटर जनरेट एरर, कौन सा एरर करता है, आपको सोच के बताना है वो कौन सा एरर है जो इस तरह का प्रोग्राम आपका करता है। तो आई होप हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये है अनडिटरमाइंड स्ट्रिंग सिंटैक्स। आप इसे कह सकते हैं अनडिटरमाइंड स्ट्रिंग सिंटैक्स। याद रखें, जो आपको आंसर आएगा, जो एरर आएगा, वो एरर लिख के आएगा अनडिटरमाइंड स्ट्रिंग सिंटैक्स। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इस तरह का आंसर आपको देना पड़ेगा। और आप ऐसे समझ लें, अगर इस तरह का कोई स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं कोई कीवर्ड का, या इनकरेक्ट ऑपरेटर आप यूज़ करते हैं कहीं पर, तो आपको एरर जनरेट होगा। एरर में किस तरह का जनरेट होगा, क्या रिटर्न करेगा, लिखेगा अनडिटरमाइंड स्ट्रिंग सिंटैक्स। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि अनडिटरमाइंड स्ट्रिंग सिंटैक्स को किस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं, तो किस लिए जनरेट होता है, तो आप बता सकते हैं मिस स्पेल्ड कीवर्ड या फिर इनकरेक्ट यूज्ड ऑपरेटर, ऐसा कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 16, रन टाइम एरर आर अकर्ड व्हाइल द प्रोग्राम इज रनिंग। याद रखें, रन टाइम एरर अकर्ड होता है कारण जब आप प्रोग्राम रन कर रहे हो, और कब रन टाइम एरर जनरेट होता है आपको आंसर बताना है, 2 वर्ड में एक्सप्लेन करना है, अपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, एक सेंटेंस क्रिएट देना है। तो आई होप आपने इसका आंसर दे लिया होगा। अगर आप आंसर नहीं दे लिए तो आपने आंसर ले लीजिए इधर से। मेमोरी अनसफिशिएंट, अगर रन टाइम एरर आर अकर्ड, अगर रन टाइम एरर अगर होना है तो 2 कारण से होना है। पहला, अगर मेमोरी अगर आपके पास अनसफिशिएंट है, और दूसरा नंबर डिवाइड बाई 0। यदि आपने किसी नंबर को किसी a आपने रखा a = 5 एंड a डिवाइड बाई 0/b,
अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपको एक एरर जनरेट होगा और वो एरर रन टाइम एरर होगा और वो 2 कारण से जनरेट होता है। अगर मेमोरी इनसफिशिएंट रहेगा तब, या नंबर डिवाइड बाय 0 करेंगे तब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17, प्रोग्राम मिस्टेक कैन बी। प्रोग्राम में गलतियां 2 प्रकार की हो सकती हैं और कौन सी हो सकती हैं, पहले तो आपको यहाँ फिल करना है अपने आंसर, कितने टाइप की और कितने टाइप में, यहाँ पर आपको आंसर फिल करने हैं। हालांकि कॉमन सेंस की बात किया जाए तो आप बड़े आसानी से इसका आंसर यहाँ 2 तो दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर 2 फिल इन द ब्लैंक्स है तो सीधी सी बात है मिस्टेक हम 2 तरह से कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। अब वो कौन कौन से मिस्टेक होते हैं, उनके क्या नाम है, आपको पहले क्वेश्चन मार्क वाले ब्लैंक में और दूसरे में आपको फिल करना है। मतलब यहाँ पे आपको बताने कौन से टाइप के मिस्टेक हो सकते हैं। ठीक है, तो आंसर देखिए, इसका आंसर आपके सामने है 2 टाइप्स। पहले में क्या फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, प्रोग्राम मिस्टेक कैन बी 2 टाइप्स, और ये रहा आंसर आपका सिंटैक्स एरर और कंपाइल टाइम एरर। पहले वाले में जो आपको फिल करना है, मतलब आपको जो इस वाले एरिया में फिल करना है, सिंटैक्स एरर भी फिल कर सकते हैं, कंपाइल टाइम एरर भी कर सकते हैं, तीनों का मतलब एक है। और दूसरा कौन सा टाइप एरर होता है, रन टाइम एरर या एग्जीक्यूशन टाइम एरर या लॉजिकल एरर के नाम से भी इसको जानते हैं। तो आप देख रहे हैं जो ये नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, आप यहाँ पर ये पूरा करके कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब फर्स्ट वाले फिल इन द ब्लैंक्स में 2, सेकेंड वाले फिल इन द ब्लैंक्स में सिंटैक्स एरर, थर्ड में आपको रन टाइम एरर। हालांकि आपको एक ही वर्ड टाइप राइट करना है, वहाँ पे हमने उनके कौन से नेम हो सकते हैं उसके बारे में भी चर्चा कर दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, द ऑफ पैथन क्रिएट अ फाइल इज कॉल्ड और फाइल। पैथन क्रिएट करता है एक फाइल, उस फाइल को क्या कहते हैं ये बताना है। पैथन क्रिएट्स अ फाइल, पैथन की मदद से हम एक फाइल क्रिएट करते हैं, उसे हम कौन सी फाइल कहते हैं ये आपको आंसर देना है। आई होप आप आंसर कर लिए होंगे। अगर आपने आंसर दे दिया हो तो ठीक है, और नहीं दे रखा हो तो आइए मैच करते हैं अपने स्लाइड के माध्यम से। कंपाइलर ट्रांसलेटर प्रोग्राम, आप जरा यहाँ फिल करके इस बात को समझते हैं। द कंपाइलर ट्रांसलेटर प्रोग्राम ऑफ पैथन क्रिएट अ फाइल इज कॉल्ड, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बाइट कोड कहते हैं या इंटरमीडिएट कोड कहते हैं। मतलब आपको पहले फिल इन द ब्लैंक्स में कंपाइलर ट्रांसलेटर फिल करना था, आपका कंप्लीट सेंटेंस हो जाता। यहाँ बाइट कोड फिल करना था, और बाइट कोड को और दूसरे नाम से क्या जानते हैं, इंटरमीडिएट कोड भी कहते हैं, इसीलिए यहाँ और लगा हुआ है। अब जरा लाइन को कंप्लीट पढ़ते हैं। द कंपाइलर ट्रांसलेटर ऑफ पैथन क्रिएट अ फाइल इज कॉल्ड बाइट कोड और इंटरमीडिएट कोड फाइल। आई होप आपको ये आंसर आपने भी क्लियर कर रखा होगा, और अगर आपने नहीं क्लियर किया था तो आप यहाँ से अपने राइट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 19, द बाइट कोड फाइल। मैंने आपके हेल्प के लिए यहाँ पर एक्सटेंशन नेम भी आपका हेल्प कर दिया, आपसे पूछा नहीं है, फिल इन द ब्लैंक चाहता तो दे देता, लेकिन नहीं दिया, आपका हेल्प किया हूँ। द बाइट कोड फाइल, जो बाइट कोड फाइल होता है जिसका एक्सटेंशन नेम .pyc होता है, नॉट अंडरस्टैंडेबल बाई, किसके लिए समझ में नहीं होती है, वो किस समझ के लिए नहीं होती है आपको बताना है, किसके लिए समझ में नहीं होती है। द बाइट कोड फाइल नॉट अंडरस्टैंडेबल बाई, किसके लिए होता, फटाफट आंसर दीजिए, किसके लिए ये नहीं होता है। तो आंसर है प्रोसेसर या मशीन। ये किसके लिए नहीं है, आपका जो बाइट कोड होता है वो मशीन के लिए नहीं होता है, और मशीन के लिए हो जाता तो हमें आगे पीबीएम की जरूरत ही क्यों पड़ती। जो बाइट कोड फाइल होती है वो आपके मशीन या प्रोसेसर को वो बात नहीं समझ में आती है, आपको मशीन को, आपके मशीन को कौन सी बात समझ में आती है, मशीन लेवल मतलब जीरो की फॉर्म में भाषा समझ में आती है। और ये कौन कन्वर्ट करता है, इसको तो पीवीएम कन्वर्ट करता है, पीवीएम मशीन अंडरस्टैंडेबल प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट कर पाता है। ये हाफ कंप्लीटेड कोड होता है, यह कंप्लीटेड कोड नहीं होता है बाइट कोड। नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने, पीबीएम कन्वर्ट्स बाइट कोड इनटू, पीबीएम
कन्वर्ट करता है, आप सभी को पता है बाइट कोड को किस में कन्वर्ट करता है, तो किसी एक फाइल में कन्वर्ट करता है, ये तो पता होगा मोस्टली स्टूडेंट को। बस आपको सोचना है उसको और कितने नामों से जानते हैं, इसका मतलब है उसी नाम को एक दूसरे नाम से, एक तीसरे नाम से और एक चौथे नाम से भी जानते होंगे। दूसरे नाम से, तीसरे नाम से, चौथे नाम से भी इसको जानते होंगे। ठीक है, 4 नाम होते हैं बाइट कोड के, इसके 4 फिल इन द ब्लैंक्स हैं, 1 2 3 4। आई होप आपने आंसरिंग कर लिया होगा अपने पेज पर। आइए मैच करते हैं स्लाइड के साथ। पहला इसका आंसर है मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड। पीबीएम कन्वर्ट्स बाइट कोड। पीबीएम का काम होता है बाइट कोड फाइल को, बाइट कोड फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, .pyc होता है। अभी हम लोगों ने जिक्र किया था। pyc एक्सटेंशन नेम वाली फाइल को आपका पीबीएम कन्वर्ट करता है मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड। किसमें, मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड में करता है। अब आपको बताना है कि मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड को और किन नामों से जाना जाता है। तो नेक्स्ट है लो लेवल लैंग्वेज। आप इसे लो लेवल लैंग्वेज भी कह सकते हो। पीबीएम कन्वर्ट करता है बाइट कोड को लो लेवल लैंग्वेज में या फिर मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड में। नेक्स्ट क्या है, प्रोसेसर कोड भी कह सकते हो। मशीन कोड, प्रोसेसर कोड एक ही बात है। एंड थर्ड हम लोग इसे क्या, फोर्थ क्या कहेंगे, एग्जीक्यूटेबल कोड। इस लाइन को समझते हैं, पढ़ते हैं एक साथ में कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो पीबीएम होता है, जिसे हम लोग इंटरप्रेटर प्रोग्राम कह सकते हैं, वो बाइट कोड को किस में कन्वर्ट करता है, मशीन कोड में या फिर लो लेवल कोड में या प्रोसेसर कोड में या फिर एग्जीक्यूटेबल कोड में। तो आपको पहले वाले फिल इन द ब्लैंक्स में ये मशीन अंडरस्टैंडेबल, दूसरे वाले फिल इन द ब्लैंक्स में लो लेवल, तीसरे वाले में प्रोसेसर कोड और फोर्थ वाले में एग्जीक्यूटेबल कोड। हमने कोशिश किया मोस्टली जितने भी नामों से किसी चीज़ को उनकी टर्मोलॉजी हो मैं आपको कंप्लीट की। आपको लग गया होगा इस समय कि इस स्लाइड के माध्यम से एक्चुअल में किया क्या जा रहा है। एक्चुअल में स्लाइड के माध्यम से आपको प्रिपेयर्ड किया जा रहा है। सच में जब आप इंटरव्यूज़ कोई क्वेश्चन देंगे या एग्ज़ाम के क्वेश्चन आप देंगे तो तमाम वो क्वेश्चन जो कोई पूछ सकता है वो आपको पहले से प्रिपेयर्ड करा दिया रहा है। मैं आपको बिलीव दिलाता हूँ अगर आपने बहुत बढ़िया से इस क्वेश्चन को अच्छे समझ लिया तो स्पेशलाइजेशन ऑफ पाइथन टाइप के कभी भी कोई क्वेश्चन है इंटरव्यू में आप बैठेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे आंसर इधर ही से कंप्लीट मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 21, द यूजर रिटर्न कोड इज कॉल्ड। यूजर जो रिटर्न करता है कोड को उसे क्या कहते हैं, उस फाइल को। एंड एक्सटेंशन नेम विथ, आपको नाम बताना एक्सटेंशन के और उस फाइल को क्या कहते हैं। तो आंसर आई होप आप लोगों ने राइट कर रखा होगा। आंसर है सोर्स कोड, और सोर्स कोड फाइल कहते हैं जो यूजर है। फिर से आते हैं हम लोग, जो यूजर है वो अगर कोड लिखता है आइडियली प्रोग्राम पे तो उस आइडियली प्रोग्राम पे लिखने वाले कोड को हम लोग क्या बोलते हैं, सोर्स कोड फाइल बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं, सोर्स कोड यूजर। जब यूजर आइडियली प्रोग्राम पर अपना प्रोग्राम कोड करता है तो उसे सोर्स कोड बोलते हैं। एंड एक्सटेंशन नेम विथ, और उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है, उसका एक्सटेंशन नेम होता है .py। और आई होप ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, मोस्टली स्टूडेंट ने इसको कवर किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्लाइड आता है, क्वेश्चन नंबर 22, द कंपाइलर कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू। आप बताना है सोर्स कोड को किसमें कन्वर्ट करता है, बाइट कोड में, इंटरमीडिएट कोड में, विथ एक्सटेंशन नेम। कुल मिला के आपको 2 फिल इन द ब्लैंक दिया गया, केवल एक्सटेंशन नेम बताना है, सोर्स कोड का एक्सटेंशन नेम बताना है और बाइट कोड का एक्सटेंशन कोड बताना है। आई होप आप बिना स्लाइड दिखाए हुए आप इसका आंसरिंग कर सकते हैं और वो आंसरिंग आपके सामने है। दिस इज अ py.pyc, मतलब फर्स्ट जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें आपको भरना है .py। तो द कंपाइलर कन्वर्ट सोर्स कोड py into byte कोड, इंटरमीडिएट कोड विद द एक्सटेंशन नेम .pyc। जब आपका पीबीएम कन्वर्ट करता है आपके बाइट कोड को तो उसको जब बाइट कोड में कन्वर्ट होता है आपका कंपाइलर कन्वर्ट करता है तो pyc नाम से कन्वर्ट करता है। जो यूजर कंप्लीट करता है प्रोग्राम को राइट करता है वो सोर्स कोड का एक्सटेंशन नेम .py होता है।
आई होप आपने सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर बहुत अच्छे से दे रखा होगा, कोई डिफरेंस नहीं हुआ होगा इस वाले आंसर में जब स्लाइड में मैच कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 23। द पीवीएम कन्वर्ट्स बाइट कोड इनटू, पीवीएम कन्वर्ट करता है बाइट कोड को, किस में कन्वर्ट करता है? आपने अभी अभी भी सुना होगा, आई होप आप ये आंसर कर लिए होंगे कि द पीवीएम कन्वर्ट्स, जब पीवीएम होता है वो कन्वर्ट करता है बाइट कोड को इनटू किस कोड में? आप बताइए, बाइट कोड को किस कोड में कन्वर्ट करता है हमारा पीवीएम? तो आंसर इसका है एग्जीक्यूटेबल कोड फाइल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटेबल कोड फाइल कहते हैं। एग्जीक्यूटेबल कोड फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है .exe। आई होप ये क्वेश्चन तो आपको बहुत बढ़िया से आपने किया होगा, मोस्टली सभी स्टूडेंट का ये क्वेश्चन मैच किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्लाइड पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है, द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ पाइथन प्रोग्राम आर। जब कंप्लीट प्रोसेस हो जाता है पाइथन का, वो कौन कौन सा होता है? एक्चुअली ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आपको आंसर करना है, ये आपको प्रोसेस समझाना है। आपने शुरुआत के लेक्चर क्लास में देखा होगा या आपको कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि पूरा प्रोसेस कैसे होता है, किस तरह से आपका सोर्स फाइल बनता है, फिर उसको कंपाइलर बाइट कोड में करता है, वो आपको पूरा स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर आई होप आपको इस तरह से देना होगा। पहले सोर्स कोड फाइल होता है जिसका एक्सटेंशन नेम .py होगा, फिर वो सोर्स कोड फाइल बाइट कोड फाइल में कन्वर्ट होता है जिसका एक्सटेंशन नेम .py होगा, pyc होगा, फिर बाइट कोड फाइल जो होगा वो मशीन कोड फाइल में कन्वर्ट होगा जिसका एक्सटेंशन नेम .exe होगा, फिर आपका exe फाइल जो होगा प्लस डाट लाइब्रेरी लिंकर प्रोग्राम के द्वारा क्या होगा? लिंकर प्रोग्राम आपके एग्जीक्यूटेबल कोड को और पहले से प्री डिफाइंड जो मेथड और फंक्शन आपने अपने प्रोग्राम में यूज किया होगा उनका एक्चुअल कोड जो लाइब्रेरी में रखा हुआ है उनके साथ वो यूज करेगा। और नेक्स्ट क्या है? प्लेस कोड ऑन रैम। आपके अब लिंकर का काम क्या होगा? आपके कोड को लोड करेगा ले जाके रैम पर, और रैम पर लोड कराने के लिए लोडर नाम का एक प्रोग्राम होता है जो लोड कराने का काम करेगा। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा? शो रिजल्ट। फिर आपको क्या होता है? रिजल्ट आपको शो होता है। एंड नेक्स्ट डिबगिंग या री आउटपुटिंग कंटिन्यू, ये काम होता रहता है। मैं इसको एक्सप्लेन करूं, आपको समझाऊं। देखिए, सबसे पहले तो यूजर जो प्रोग्राम लिखता है वो सोर्स कोड लिखता है। आपको पता है सोर्स कोड जो होता है वो हमारे कंप्यूटर को नॉन अंडरस्टैंडेबल होता है। तो यहाँ पर कंपाइलर एक प्रोग्राम होता है, और हम बात करेंगे स्टैंडर्ड कंपाइलर का, तो सी कंपाइलर आपके रिटर्न कोड को किस में कन्वर्ट कर देता है? .pyc में कर देता है, जिसे हम लोग बाइट कोड फाइल कहते हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, आप बताइए, कमेंट करके बताइए कि बाइट कोड फाइल को जब कंपाइलर कन्वर्ट करके रखता है तो वह कौन से फोल्डर में उसको रखता है? अभी अभी आपने स्लाइड पढ़ा था, आप इसको कमेंट कर सकते हैं। तो याद होगा आपको, क्या नाम था? पाईकैश नाम के फोल्डर में बाइट कोड, आपका बाइट कोड रखा रहता है। चलिए हालांकि आगे बात करते हैं। ये सोर्स कोड फाइल कंपाइलर द्वारा बाइट कोड फाइल और पीवीएम के द्वारा मशीन कोड फाइल। जब मशीन कोड फाइल बन जाती है, एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाती है, तो लिंकर प्रोग्राम के द्वारा आपके एग्जीक्यूटेबल कोड और लाइब्रेरी को कार्ड में आपस में ऐड कर दिया जाता है, और फिर लोडर की मदद से उसको रैम पर लोड किया जाता है। और आपको पता है रैम पर जब भी कोई चीज़ लोड होगा वो आउटपुट स्क्रीन पर ज़रूर दिखाई देगा, उसी को हम लोग आउटपुट कहते हैं। और आउटपुट आपको सही आपको मिले, आपके डिजायरेबल मिले, ज़रूरी है नहीं। आप या कोई भी प्रोग्रामर चाहता है कि हमारा जो आउटपुट हो हमारे डिजायरेबल हो, हमारे इच्छा अनुसार रिजल्ट होना चाहिए। तो उस डिजायरेबल रिजल्ट को पाने के लिए आपको बार बार, अगर आपको मिस्टेक होगा तो उसे हम लोग डिबगिंग कहते हैं। डिबगिंग एक टर्म है जब मिस्टेक ऑफ एरर होता है, मिस्टेक ऑफ प्रोग्राम कोड। अगर आपके प्रोग्राम कोड में कोई मिस्टेक होता है तो उसे टेक्निकल नाम में हम लोग बग कहते हैं, बग। और उस बग को रिमूव करने को हम लोग बोलते हैं डिबगिंग, डिबग भी कह सकते हैं। तो डिबगिंग करके हम फिर री आउटपुट पे जाएंगे। अगर आप यहाँ पर कोई डिबगिंग करते हैं, आप देख रहे हैं ये, तो डिबगिंग करने के बाद फिर आपका प्रोसेस वही होगा, सोर्स कोड
बाइट कोड, फिर बाइट कोड मशीन कोड से एग्जीक्यूटेबल कोड और लाइब्रेरी कोड के साथ मैच करेगा, लिंक करेगा। इसका नाम लिंकर इसलिए प्रोग्राम है कि लिंक करने का काम करता है। क्या लिंक करता है? सोर्स कोड प्रोग्राम को लाइब्रेरी प्री डिफाइंड प्रोग्राम के साथ ऐड करेगा, और ऐड करने के बाद अब उस प्रोग्राम को लोड करने का काम लोडर प्रोग्राम को होगा, जो रैम पे लोड करेगा। रैम पे जो भी कंटेंट जाएगा उसका आउटपुट एक्सप्लेन्ड होगा या शो होगा ऑन स्क्रीन, और आपके आउटपुट के दरमियान आपको हो सकती है एरर जनरेट हो, तो उसे हम डिबगिंग कहेंगे। डिबगिंग मतलब रिमूव ऑफ द बग। आप प्रोग्राम को करेक्ट करने का प्रयास करेंगे, फिर से आप यही प्रोसेस करेंगे। दिस इज अ कंप्लीट प्रोसेस ऑफ पाइथन प्रोग्राम। पाइथन प्रोग्राम का एक कंप्लीट प्रोसेस है। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 25 स्लाइड पे चलते हैं। एंड अनरिफरेंस्ड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। जरा बताइए, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो अनरिफरेंस्ड है, मैं आपको आइडिया जनरेट कर दूं थोड़ा सा। a=5 आपने रखा हो, और अगर आप होता क्या है, a=5 रखते हैं तो एक हीप एरिया पर जगह बन जाता है, उसका एक्चुअल वैल्यू 5 होता है, और उसका कुछ ना कुछ रेफरेंस होता है, और स्टैक एरिया पर ए नाम रहता है। ये एरिया है, और ये एरिया जो है वो रैम का एरिया है, और इस रैम के एरिया में ये आपका स्टैक एरिया कहलाएगा, और ये हीप एरिया कहलाएगा। हीप एरिया पे प्लेस और वैल्यू रहता है, और इसका एड्रेस इस पर असाइन हो जाएगा। 2021 इस पे होने के कारण इसको रेफरेंस करने लगे। अब बात यह है कि यदि हम नए लाइन पे आएँ और a=10 रख दें, आप सभी को पता है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वैल्यू चेंज होने पर जगह चेंज हो जाती है। ठीक, नया जगह बनेगा, उसका कुछ ना कुछ अलग एड्रेस होगा, और उस एड्रेस पर 10 वैल्यू कांस्टेंट असाइन होगा। अब वेरिएबल का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम सेम है, तो उसका एड्रेस जो 2021 था अब उसके स्थान पर 2023 हो गया, तो वो वही a इसको रेफरेंस करने लगा, और ये जो प्लेस है ये ब्लैंक हो गया, खाली हो गया। तो आपको यही आंसर बताना है कि अनरिफरेंस्ड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। अब इस प्लेस को तो रेफरेंस कर नहीं रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट हो गया फ्री हो गया ए के लिए। अनरिफरेंस्ड जो प्लेस होता है, ऑब्जेक्ट होता है, उसे क्या कहते हैं? और दूसरी बात क्या कहा जा रहा है? एंड रिमूव्ड। और आपको पता होगा ये प्लेस रिमूव कर दिया जाता है अनरिफरेंस्ड ऑब्जेक्ट को, किसके द्वारा? एक प्रोग्राम के द्वारा। तो आपको आंसर क्या भरना है? सेकेंड फिल इन द ब्लैंक्स में। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनी स्टूडेंट विच आर प्रिपरेशन द स्किल टेस्ट फॉर द Python programming language or software development coding, and also preparation the interview for Python programming language, and also it is a very useful of the course related Python programming language। आप चाहे कोर्स कर रहे हो, चाहे आप इंटरव्यू देना चाहते हैं, आप किसी भी तरह के Python संबंध रखते हैं, तो आपका यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपका यह आंसर पहले से ही कागज पे लिखा होगा। आइए मैच करते हैं स्लाइड के साथ में। पहला आंसर आपके सामने है, एन अनरिफरेंस्ड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को कोई ऑब्जेक्ट नेम उसको रिफरेंस नहीं कर रहा होगा तो उसका नाम क्या होगा? गार्बेज ब्लॉक होगा। क्या होगा? गार्बेज ब्लॉक कहलाएगा वो। मतलब ये जो प्लेस है इसे क्या कहते हैं हम लोग? गार्बेज ब्लॉक। और इसको रिमूव कौन करेगा ऑटोमेटिकली? उसे कहते हैं गार्बेज कलेक्शन। जो दूसरे आपको भरना था उसको आपको फिल करना था गार्बेज कलेक्शन। जो अनरिफरेंस्ड प्लेस होता है उसे हम लोग गार्बेज ब्लॉक कहते हैं, जिसके द्वारा वो क्या कर दिया जाता है? रिमूव कर दिया जाता है। ये देखिए मैंने रिमूव कर दिया, इसी को हम लोग कहते हैं गार्बेज कलेक्शन। आई होप आपको गार्बेज ब्लॉक और गार्बेज कलेक्शन भी इस एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन में या आपके प्रिपरेशन से ये बात क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने है 26 क्वेश्चन। Python uses both a compiler and interpreter translator program but called to। Python प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो कंपाइलर ट्रांसलेटर का भी उपयोग करता है, इंटरप्रेटर का भी करता है, दोनों ट्रांसलेटर का उपयोग करता है। लेकिन आपको ये बताना है नाम किसका होता है, कहाँ कौन सा जाता है, वो ये आपको सोच के बताना है। तो Python प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंपाइलर बेस्ड कहलाया जाएगा, इंटरप्रेटर बेस्ड कहलाया जाएगा, कौन सा कहलाया जाएगा?
तो आपके लिए आंसर है, आप बताइए। और आई होप आपने एक वर्ड का आंसर दे दिया होगा, इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहेंगे। ये ट्रांसलेटर प्रोग्राम तो दोनों तरह का यूज करता है। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब भी अपने सोर्स कोड को कंपाइल करने की बात करते हैं तो कंपाइलर से करता है। आपने देखा था बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए पीबीएम यूज करता था। पीबीएम वी कैन से दैट इंटरप्रेटर। लेकिन लास्ट में जो वर्क करता है, जो कंप्यूटर को या प्रोसेसर को उस फॉर्म में वैल्यू देता है जिस फॉर्म में उसको एग्जीक्यूट कराना होता है, इसलिए इसे इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का खिताब दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 27 है। पाइथन कंपाइलर इज आल्सो कॉल्ड टू, पाइथन कंपाइलर को और किस नाम से जानते हैं? आई होप इसका आंसर आपने दे दिया होगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन आप वो भी दे सकते थे, आप इसे ट्रांसलेटर भी दे सकते थे, ट्रांसलेटर प्रोग्राम भी दे सकते थे, पाइथन प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन भी कह सकते हैं। आई होप पाइथन कंपाइलर इज आल्सो कॉल्ड टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम इज आल्सो कॉल्ड टू कंपाइलर। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 सामने है। टोकन इज अ, टोकन क्या है? यूनिट है, लेकिन किसका यूनिट है? ये यूनिट से पहले कौन सा टर्म यहाँ फिल किया जाएगा? और ऑफ किसका है? विच हेल्प टू राइट इंस्ट्रक्शन आर कोड आर प्रोग्राम। ये तो पता है कि टोकन की मदद से हम लोग इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम या कोड तैयार करते हैं, लेकिन आपको 2 टर्म भर के इसको कंप्लीट करना है, फिल करना है कि क्या भरा जाए। टोकन इज अ वर्ड्स। तो आंसर आपके सामने है। पहले फिल इन द ब्लैंक्स भरना है स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल। टोकन इज अ स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच हेल्प टू राइट इंस्ट्रक्शन ऑफ कोड और प्रोग्राम। टोकन एक स्मॉलेस्ट यूनिट है और यह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का टोकन एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, उसकी मदद से इंस्ट्रक्शन लिखा जाता है। आई होप आप टोकन बहुत अच्छे से समझे होंगे। अगर आपको टोकन या जो हम बहुत सारी टर्मोलॉजी का नाम ले रहा हूँ कंटिन्यू अपने इस लेक्चर में, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आपको इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में इसी क्लास का लेक्चर अवेलेबल है, जो क्लासरूम में बहुत डिटेल्ड और डीप नॉलेज में एक्सप्लेन किया गया है। तो आप वहाँ से आप डीप तरीके से और कंप्लीट तरीके से सीख सकते हैं। अब इसको आपकी स्किल टेस्ट के लिए तैयार किया गया, तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ इस लेक्चर के माध्यम से, तो आप वहाँ से अपना क्लियरेंस कर सकते हैं जो भी आपका डाउट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 इज फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने है। कीवर्ड इज अ, कीवर्ड क्या है? आपको बताना है कीवर्ड क्या है, यहाँ पे भरना है फिल इन द ब्लैंक्स। और कीवर्ड को 2 चीज़ कहते हैं या 3 चीज़ कहते हैं, आपको सोचना है। वर्ड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कीवर्ड इज अ क्या, अथवा उसको और क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं, आप लगाइए माइंड अपना, क्या फिल करके इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। तो आइए, आपने अपना आंसर दे रखा होगा, आइए मैच करते हैं स्लाइड आंसर के साथ में, कंपेयर करते हैं क्या रहा। पहले में आपको रिजर्व रखना है या प्री रिटेन या प्री डिफाइंड। आप पाइथन के कीवर्ड को या किसी भी कीवर्ड को रिजर्व्ड या प्री रिटेन या प्री डिफाइंड वर्ड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड पहले से बने बनाए, प्री रिटेन या प्री रिजर्व या प्री डिफाइंड वर्ड होते हैं, शब्द होते हैं ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और यहाँ पर पाइथन की बात नहीं किया गया है, चाहे सी की बात करें, चाहे C++ की बात करें, चाहे जावा की बात करें, और चाहे आप पाइथन की ही बात क्यों ना कर लें, क्योंकि पाइथन कर रहे हैं तो पाइथन की बात कर लें। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कीवर्ड रिजर्व वर्ड के नाम से भी जाना जाता है, प्री रिटेन वर्ड भी कहा जाता है, प्री डिफाइंड वर्ड भी कहा जाता है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से डिटेल समझ में आया और आपने इसको रिटन कर लिया होगा, इसका सही करेक्ट आंसर क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है। अच्छा, कुछ एक्सप्लेन किया गया है। द पाइथन प्री रिटेन ऑल कीवर्ड, आपके हेल्प के लिए देखिए, द पाइथन प्री रिटेन ऑल कीवर्ड्स इन लोअर केस। याद रखना, जो आपके पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कीवर्ड हैं वो सभी के सभी लोअर केस हैं, एक्सेप्ट छोड़कर, सिवाय, बजाय। यहाँ पर एक्सेप्ट मतलब छोड़कर, बजाय, सिवाय। केवल 3 ऐसे कीवर्ड हैं जो
स्मॉल केस में नहीं होते हैं वो एक कैमल केस में है, जिसका पहला लेटर कैपिटल में बाकी सब स्मॉल में, पहला लेटर कैपिटल में बाकी सब स्मॉल में, पहला कैपिटल में बाकी स्मॉल में। और तीन कौन कौन से हैं? ट्रू, फॉल्स और नन। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गया कि रिजर्व वर्ड, प्री डिफाइंड रिटन वर्ड या प्री डिफाइंड वर्ड ये सभी स्मॉल केस में होते हैं। और स्मॉल केस में होने के साथ साथ तीन ऐसे कीवर्ड हैं जिनका पहला अक्षर, वर्ड का पहला अक्षर आपका कैपिटल लेटर में है, बाकी सब स्मॉल में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 आपके सामने है। वी कैन ऑब्टेन अ लिस्ट ऑफ पाइथन कीवर्ड बाय कोड। आपसे बताया जा रहा है कि आपको क्या पता है कि आप कोई कोड लिखें, प्रोग्राम लिखें और उस प्रोग्राम की मदद से आपको जितने भी कीवर्ड हैं आपके सामने शो हो जाए। वी कैन ऑब्टेन द लिस्ट, आप प्राप्त कर सकते हैं एक लिस्ट, पूरी सूची तैयार कर सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, जो सभी कीवर्ड को एक साथ दिखाएगा। वो कि कैसे आप करेंगे, 2 लाइन का कोड या 3 लाइन का मैक्सिमम कोड है। क्या आप कोड राइट कर सकते हैं या हमें दिखा सकते हैं कौन सा 2 लाइन का स्टेटमेंट है या कौन सा स्टेटमेंट है जिनकी मदद से हमारे सामने कीवर्ड की पूरी लिस्ट अवेलेबल हो जाए हमारे स्क्रीन पर। चलिए आई होप आपने आंसर लिख लिया होगा। सबसे पहले आपको लिखना है इंपोर्ट कीवर्ड और दूसरा लाइन क्या लिखना है? प्रिंट कीवर्ड डॉट KW लिस्ट। याद रखिए, अगर ये 2 लाइन का स्टेटमेंट आप आइडियली पे अपने, चाहे वो आपके मोबाइल की आइडियली हो, चाहे आपका लैपटॉप पर कोई प्रोग्राम यूज़ कर रहे हो, आप अगर ये 2 लाइन का स्टेटमेंट लिखकर आप इंटर कर देंगे या रन करा देंगे तो आपको इस प्रोग्राम की मदद से द ऑल कीवर्ड शोन ऑन स्क्रीन, आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएंगे। आइए देखते हैं, ये रहे आउटपुट। अगर यह कोड आप रन करा देंगे लिखकर अपने प्रोग्राम को, या 5 से प्रोग्राम रन होता है, कंट्रोल S से आप सेव कर सकते हैं प्रोग्राम को। सेव करने के बाद जैसे आप F5 प्रेस करेंगे आपके सामने देख लीजिए कीवर्ड की लिस्ट आ गई है। दीज आर वेरियस कीवर्ड नेम विच आर यूज टू पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और वो देखिए कौन कौन से कीज हैं, फॉल्स है, और आप फॉल्स में देख रहे हैं पहला ही कैपिटल है, नन में पहला ही कैपिटल है, ट्रू में पहला ही कैपिटल है। शुरुआत में ही तीनों कीवर्ड आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। बाकी इनके अलावा जितने भी कीवर्ड हैं वो सब के सब कीवर्ड स्मॉल केस में ही लिखे जाते हैं। कितने कीवर्ड हैं आप देख सकते हैं, कितने कीवर्ड्स हैं। चलिए देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35, मतलब 35 36 कीवर्ड अवेलेबल हैं। एक्चुअली में नए अलग अलग वर्जन में मे भी आपका 1-2 कीवर्ड्स कम या ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये कम्प्लीटली ऐसा नहीं कि 35 या 36 या 37 नहीं होंगे। आप इसको चेक कर सकते हैं अपनी आईडी पे जो आप एडवांस आईडी यूज़ कर रहे होंगे। तो आपका ये आंसर समझ में आ गया कि 2 लाइन का मात्र स्टेटमेंट लिखकर आप अपने कीवर्ड की लिस्ट देख सकते हैं। और आपके लिए एक होम टास्क भी है, आप अपने आईडी पे चला के देख लीजिएगा तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्ट कितने नंबर ऑफ कीज अवेलेबल हैं आपके उस आईडी के साथ में, या उस आईडी में कितने आपको प्रोवाइड कर रखा है कीवर्ड की लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 31 द शॉर्टकट की ऑफ द एग्जिट पाइथन इंटरैक्टिव मोड। आपको पता है अगर आप कमांड लाइन आर्गुमेंट या कमांड मोड से, इंटरैक्टिव मोड इसे कहते हैं, अगर इससे आप बाहर निकलना चाहते हैं तो शॉर्टकट की क्या होता है, तो इसका आंसर है कंट्रोल D। अगर आप यूनिक्स और लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए होंगे और उस पर अगर आप पाइथन यूज कर रहे होंगे तो कंट्रोल D यूज होगा। लेकिन अगर आपने विंडोज चला रखा है तो कंट्रोल Z। कंट्रोल D की मदद से या कंट्रोल Z की मदद से डिपेंड करेगा कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे, डिपेंड करेगा OS कौन सा यूज करते हैं, तो आप वहां से आप शॉर्टकट तरीके से बाहर आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 32
द शॉर्टकट ऑफ एग्जिट पाइथन स्क्रिप्ट मोड डेवलपमेंट मोड IDR आइडियली, वो तो आपका एक अलग प्लेटफॉर्म था जिससे आप कमांड लाइन आर्गूमेंट कहते थे, वहाँ के निकलने का शॉर्टकट की आपको पता है। लेकिन अगर आइडियली पे हो आप, तो आइडियली पे प्रोग्राम कर रहे हो और आप वहाँ का शॉर्टकट क्या होता है उससे बाहर जाने के लिए, तो ये इसका आंसर रहा Ctrl+Z एंड रन बाई F5। Ctrl+Z की मदद से क्या करते हैं, अगर आप आइडियली पे हैं, पैचम पे हैं, जुपिटर पे हैं, बहुत सारी आइडियली होती है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, और आप यहाँ से डायरेक्ट बाहर जाना चाहते हैं तो Ctrl+Z आप यूज़ करिए, आप बाहर चले जाएंगे। और अगर आप इसको रन कराना चाहते हैं तो F5 करिए, आइडियली का प्रोग्राम क्या हो जाता है, रन हो जाता है। आइडियली प्रोग्राम सेव करना चाहते हैं तो Ctrl+S करिए, प्रोग्राम आपका क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। तो आई होप आप ये जानते होंगे, हमने प्रीवियस स्लाइड में इसका अपने में डिस्कस भी कर रखा था। तो क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है, ग्रेटर देन इज कॉल्ड टू इन वेरियस नेम। आपको ये पहले शुरुआत में मैंने क्वेश्चन बताया था, आई होप आपको पता होगा। अगर आपको रिकॉल हो तो आप राइट कर चुके होंगे अपने पेज पर, नहीं आप एक बार फिर से देख लीजिए। इस ऑपरेटर या इस तरह का सिंबल कमांड लाइन पे मिलता है, तो कमांड लाइन पर जो मिलता है, इस प्लेटफॉर्म को किन किन नामों से जानते हैं आपके सामने है। पाइथन प्रॉम्प्ट कह सकते हैं इसी को, पाइथन स्ट्रिंग भी कह सकते हैं, प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग कह सकते हैं, कमांड लाइन कह सकते हैं, आप इसे कमांड सेल कह सकते हैं, इसे पाइथन सेल कह सकते हैं, और वन लाइन एग्जीक्यूटर कह सकते हैं। फिर मैं बताऊँ किसकी बात कर रहा हूँ। ये अगर इस सिंबल को हम कमांड प्रॉम्प्ट भी कह सकते हैं, इस को हम लोग प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग भी कह सकते हैं, इसी को हम लोग कमांड लाइन भी कह सकते हैं, इस प्लेटफॉर्म को हम कमांड सेल भी कह सकते हैं, इस लाइन को हम पाइथन सेल भी कह सकते हैं, और इस लाइन को हम वन लाइन एग्जीक्यूटर भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने 34 क्वेश्चन है। आइडेंटिफायर कैन बी वेरियस एलिमेंट ऑफ प्रोग्राम। आइडेंटिफायर कैन बी वेरियस एलिमेंट ऑफ प्रोग्राम। आइडेंटिफायर शब्द का उपयोग आप किन किन के साथ कर सकते हैं और किन के साथ करेंगे, 2 3 4 कॉमा देख लीजिए आप। यहाँ से एक कॉमन सेंस लगा सकते हैं, कौन कौन से ऐसे चीज़ हैं जिनको हम आइडेंटिफायर रखते हैं। किसका आइडेंटिफायर मतलब होता है नेमिंग रूल, नेमिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का नाम लिखना। वो कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं या कौन कौन से एलिमेंट्स हैं हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जिनको हम एज अ आइडेंटिफायर कॉल करते हैं। चलिए आपका आंसर सामने, वेरिएबल नेम इज आल्सो कॉल्ड टू आइडेंटिफायर नेम। आप सभी जानते हैं वेरिएबल का नाम को आइडेंटिफायर कह सकते हैं। फंक्शन नेम अगर होगा वो भी आइडेंटिफायर ही कहलाएगा। दिस इज द सेकेंड। एंड मेथड नेम, अगर कोई मेथड नेम होगा फिर भी उसे आइडेंटिफायर कहेंगे। दिस इज द थर्ड एलिमेंट ऑफ प्रोग्राम विच कैन से दैट आइडेंटिफायर। क्लास का नेम अगर कोई कर रहा होगा तब भी उसे आइडेंटिफायर के नाम से भी बुलाते हैं। एंड यूजर डिफाइंड कांस्टेंट, अगर कोई कांस्टेंट है उसका नामकरण आप कर रहे हैं तब भी हम आइडेंटिफायर यूज़ करते हैं। मतलब आप अगर आइडेंटिफायर की बात करते हैं तो वेरिएबल नेम, जिसे हम ऑब्जेक्ट नेम भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट नेम एक्चुअली में द एक्सटेंडेड टाइम ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पुराने समय में या प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसी ऑब्जेक्ट नेम को वेरिएबल नेम के नाम से जाना जाता था। तो वेरिएबल नेम और ऑब्जेक्ट नेम आल्सो कॉल्ड टू आइडेंटिफायर। नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 35। वेरिएबल नेम कैन बी स्टार्ट विथ। वेरिएबल नेम, आप इसे वेरिएबल नेम कहें या बड़ा कॉमन नेम इसलिए वेरिएबल नेम कह दिया, सही रूप से इसे हम लोग ऑब्जेक्ट नेम कहेंगे। ऑब्जेक्ट नेम, चूंकि पाइथन अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्चुअली में होता है क्लास। जहां डाटा टाइप टर्म यूज किया जाता था स्टैटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वहां जो भी उसके साथ नेमिंग आता था उसे हम लोग वेरिएबल नेम कहते थे, या वेरिएबल शब्द पहले कहें। डाटा टाइप की मदद से जो जगह बनती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल। और क्लास टाइप की मदद से जो जगह बनती है उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट या वेरिएबल जब भी हम बात कर रहे हैं तो केवल प्लेस ऑफ रैम होता है।
इस वेरिएबल के इस प्लेस का नामकरण जिसके द्वारा होता है उसे आइडेंटिफायर कहते हैं। तो इसे हम वेरिएबल नेम कहते थे, वेरिएबल नेम, और इसे हम ऑब्जेक्ट नेम कहते हैं। मतलब कल का जो डाटा टाइप था आज का क्लास टाइप हो चुका है, जो कल का वेरिएबल था आज का ऑब्जेक्ट हो चुका है, जो कल का वेरिएबल नेम था आज का ऑब्जेक्ट नेम हो चुका है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट नेम कैन बी स्टार्ट विथ आपका ऑब्जेक्ट नेम आइडेंटिफायर जो होगा, जिसे हम ऑब्जेक्ट नेम कहें, इसे हम लोग क्या कहते हैं, अभी तो भी पढ़ा कि आइडेंटिफायर किसे किसे कहते हैं। आइडेंटिफायर जो होगा वो स्टार्ट हो सकता है या तो और या तो, आई होप आपने इसका आंसर दे दिया होगा, लेटर से स्टार्ट हो सकता है। आपका आइडेंटिफायर जो होगा नेम वो लेटर से हो सकता है, ठीक है, और लेटर में A to Z स्मॉल केस में और या फिर कैपिटल केस में हो सकता है। और दूसरा कहाँ से स्टार्ट हो सकता है, अंडरस्कोर सिंबल से हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट नेम ऑफ पाइथन कैन बी स्टार्ट ओनली 2 डिफरेंट एलिमेंट। फर्स्ट इज द अल्फाबेट लेटर कैपिटल और स्मॉल लेटर, सेकंड इज द अंडरस्कोर सिंबल, मतलब ओनली वन सिंबल इज द अंडरस्कोर सिंबल। आपके ऑब्जेक्ट वेरिएबल नेम की बात करें या वेरिएबल नेम की ना बात करके एक नाम सीधा सीधा बोले, आइडेंटिफायर कोई भी आइडेंटिफायर होगा उसका नामकरण करने के लिए या तो हम शुरुआत करेंगे अल्फाबेट लेटर से या फिर दूसरा शुरुआत करेंगे अंडरस्कोर सिंबल से। इसके अलावा हम किसी से भी इसको स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अच्छा, सेकंड एंड लास्ट पोजीशन कैन बी डिजिट। आपके हेल्प के लिए बताया जा रहा है कि जो सेकंड पोजीशन होगा उस पे सेकंड एंड लास्ट पोजीशन कैन बी डिजिट। सेकंड में मतलब ऐसा समझिए क्या बताया जा रहा है इस बात को, आप किसी वेरिएबल का नाम आप राज लिख सकते हैं या आप अंडरस्कोर राज लिख सकते हैं या मात्र अंडरस्कोर लिख सकते हैं या अंडरस्कोर आप 1 2 3 लिख सकते हैं या अंडरस्कोर AB123 लिख सकते हैं। तो बताया जा रहा है पहला स्थान तो सदैव या तो अल्फाबेट होगा या तो अंडरस्कोर होगा, लेकिन जो दूसरा होगा स्थान वह डिजिट हो सकता है सेकंड पे भी और लास्ट में भी। कैन बी डिजिट मतलब किसको नहीं हो सकता है, सिंबल तो नहीं होगा। सिंबल में केवल एक सिंबल, और वो कौन सिंबल है, अंडरस्कोर सिंबल। वी कैन नॉट अलाउ टू एनी सिंबल परमिटेड ऑफ द नेमिंग ऑफ एनी आइडेंटिफायर। किसी भी आइडेंटिफायर के साथ में केवल डिजिट कहीं भी यूज किया जा सकता है, और डिजिट में वो भी सेकंड पोजीशन या लास्ट पोजीशन या मिडिल पोजीशन, फर्स्ट पे नहीं, फर्स्ट पे ओनली लेटर और अंडरस्कोर स्टार्ट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 36। पाइथन ऑब्जेक्ट नेम इज, पाइथन ऑब्जेक्ट नेम इज, पाइथन ऑब्जेक्ट नेम को क्या कहते हैं, पाइथन ऑब्जेक्ट नेम इज केस सेंसिटिव। पाइथन नेम जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव मीन्स वर्ड्स, अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट नाम ए रखा है और आप प्रिंट में आप कैपिटल ए करेंगे तो एरर आ जाएगा। क्यों एरर आ जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं दिस इज अ स्मॉल लेटर ऑफ अल्फाबेट, दिस इज अ कैपिटल लेटर ऑफ अल्फाबेट, और दीज आर डिफरेंट बिकॉज द स्काई कोड इज 97, द स्काई कोड इज कैपिटल इज अ 65। आप देखिए 65 डबल इक्वल टू 97, तो आप कहेंगे सर फॉल्स, गलत, दोनों मैच नहीं कर रहा है। तो पाइथन ऑब्जेक्ट नेम केस सेंसिटिव होता है। इसका मतलब है यदि आपने किसी भी केस में आप कैपिटल में किए हो तो आप कैपिटल में ही करिए, अगर आप स्मॉल में किए हो तो स्मॉल में ही करिए। कोई ये बाउंड्री नहीं कि आप स्मॉल में या कैपिटल में ही करना जरूरी है, लेकिन जिसमें आप एक बार कर देंगे वो पूरे होल प्रोग्राम में आपको उसी तरह करना होगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात समझना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 के बाद क्वेश्चन नंबर आता है 37। पाइथन ऑब्जेक्ट नेम जिसे आइडेंटिफायर कहते हैं, डू नॉट। डू नॉट क्या, डू नॉट ऑन मेमोरी एंड डू नॉट होल्ड वैल्यू, दे ओनली होल्ड। 3 वर्ड है, बहुत ही कंप्लीट एंड कम्प्लेक्स वी कैन से दैट आपके लिए है। मैंने कहा कि दिस इज द वेरी रीजनिंग टाइप स्लाइड्स विच आर क्रिएट बाय योर नॉलेज इंक्रीजमेंट ऑफ द थ्योरी लेक्चर्स। ये थ्योरी में अभी तक मैंने कोई प्रोग्राम नहीं दिखाया है, मैं आपको एक प्रॉपर वे से जिस तरह से आपने स्टडी किया होगा अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहीं से किया होगा, वो आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन उसी से निकाला गया है। आई होप इसका आंसर आप दे पाए होंगे, नहीं दे पाए हैं तो राइट करिए अपने पेपर पे, कंज्यूम स्पेस। पाइथन ऑब्जेक्ट नेम आइडेंटिफायर जिसे कहते हैं, डू नॉट कंज्यूम स्पेस।
आपका कोई ऑब्जेक्ट नेम, जैसे आपने ए लिखा और किसी ने AMAR लिखा, आप देख रहे हैं दोनों ऑब्जेक्ट नेम है, कोई ये नहीं कह सकता है कि ये सर जगह ज़्यादा लेगा और ये जगह कम लेगा, क्योंकि वेरिएबल का नेम या ऑब्जेक्ट नेम जगह कंज्यूम नहीं करता है, एक्चुअली वैल्यू जगह कंज्यूम करता है। आपका कांस्टेंट वैल्यू मेमोरी पे जगह कंज्यूम करता है, जो ऑब्जेक्ट नेम होता है वो जगह कंज्यूम मेमोरी पे नहीं करता है। एंड डू नॉट होल्ड, और क्या नहीं होल्ड करता है, डू नॉट होल्ड कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू होल्ड नहीं करता है आपका ऑब्जेक्ट नेम। दे आर ओनली होल्ड एड्रेस ऑफ मेमोरी। इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा आपका समय चाहूँगा। देखिए a = आपने लिखा 5, तो आप सबको पता है रैम पर 2 पार्टीशन है, एक स्टैक प्लेस और एक हीप प्लेस। आप सबको पता है मेमोरी जगह कंज्यूम कहाँ करता है, हीप पे करता है, और हीप के अंदर ये वैल्यू जो कांस्टेंट होगी वो होल्ड हो जाएगी। और प्रत्येक मेमोरी का अपना एक आइडेंटिफाइड यूनिक एड्रेस होता है, और ये यूनिक एड्रेस जो होगा स्टैक में क्या रहेगा, स्टैक में ऑब्जेक्ट का नेम यहाँ रहता है, ए यहाँ है और वैल्यू वहाँ है, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक टेक्निकलिटी है, जो 2021 इसका एड्रेस है, इस पर कंपाइलर इसको 2021 प्रोवाइड कर देता है। जब 2021 इसको प्रोवाइड करता है तो जो ए है इसको रिफरेंस करने लगता है, और यही कारण है कि जब आप प्रिंट ए करते हो तो ए की कांस्टेंट वैल्यू यहाँ मिलती है। जरा पहले समझिए, दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू। आप बताइए जो कांस्टेंट वैल्यू 5 आपने दिया था वो कहाँ पड़ी हुई है, क्या वह ऑब्जेक्ट पे है? गलत, ऑब्जेक्ट नेम तो यहाँ है, कहाँ पे है, हीप एरिया में है। और जो आपका एड्रेस है वो इसके पड़ा हुआ है। वेरिएबल नेम या ऑब्जेक्ट नेम किसी भी वैल्यू का कांस्टेंट एड्रेस रखता है, ना कि वैल्यू रखता है। तो फिर से इस बात को समझिए, पैथन ऑब्जेक्ट नेम डू नॉट कंज्यूम स्पेस ऑन मेमोरी एंड डू नॉट होल्ड कांस्टेंट वैल्यू। कोई भी ऑब्जेक्ट नेम कांस्टेंट वैल्यू होल्ड नहीं करता है, दे ओनली होल्ड रेफरेंस्ड वैल्यू। वी कैन से दैट, इसी को हम लोग कह रहे हैं एड्रेस ऑफ मेमोरी, या इसे हम लोग कहते हैं रेफरेंस्ड वैल्यू। रेफरेंस वैल्यू, 2 वैल्यू होती है, एक रेफरेंस वैल्यू और एक कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू हमारे ऑब्जेक्ट नेम के पास नहीं रहता है, कांस्टेंट वैल्यू हमारे हीप एरिया पर रहता है, ऑब्जेक्ट नेम पे तो उसका रेफरेंस रहता है। आई होप ये क्वेश्चन का आंसर आपने अच्छे से समझ में आ गया। 37 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 38, द मेमोरी एलोकेशन ऑन हीप एरिया अकॉर्डिंग टू। आप जरा बताइए, जो मेमोरी एलोकेट होता है हीप एरिया पे, जिसे हम लोग कहते हैं क्या है, ऑब्जेक्ट कहते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ऑब्जेक्ट बनाने का काम कौन करता है? ऑब्जेक्ट मीन्स अ प्लेस ऑफ मेमोरी। ऑब्जेक्ट मीन्स व्हाट्स, प्लेस ऑफ मेमोरी। मेमोरी पर जो प्लेस बनता है वो कौन बनवाता है, किसकी मदद से बनता है? तो द मेमोरी एलोकेशन ऑन हीप एरिया अकॉर्डिंग टू क्लास कांस्टेंट वैल्यू। आपको पता है पैथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डायनेमिक टाइप है, यहाँ पर क्लास बिना दिए हुए अगर आप कांस्टेंट वैल्यू भी दे दें फिर भी वो अपने क्लास के अकॉर्डिंग जगह एलोकेट कर लेता है। तो क्लास कांस्टेंट वैल्यू की मदद से आपका जगह हीप एरिया पे एलोकेट होता है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया। द मेमोरी एलोकेशन ऑफ हीप एरिया, मेमोरी एलोकेशन ऑन हीप एरिया अकॉर्डिंग टू क्लास कांस्टेंट वैल्यू। क्या मतलब है जरा समझिए, अगर आपने a = 5 दिया तो मेमोरी पर जगह कुछ अलग बनेगा। a = 5.5 दिया आपने तो इसके लिए एक अलग जगह बनेगा। अगर a = आपने RAMESH रमेश दिया तो अलग जगह बनेगा। तो आप देख रहे हैं जगह बनाने का काम, इस जगह को एक्चुअली में ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कौन करता है? क्लास टाइप करता है। क्या करता है? क्लास टाइप कांस्टेंट वैल्यू। और आपका पैथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इतना सेंसिटिव है कि उसको आपको डाटा टाइप बताने की जरूरत नहीं होती है। आपने यहाँ पर इंट बताया नहीं, आपने बिना इंट बताया केवल कांस्टेंट वैल्यू दिया और ऑटोमेटिकली उसको इंट समझ के मेमोरी लोकेट कर दिया। तो द मेमोरी एलोकेशन ऑफ हीप एरिया अकॉर्डिंग टू क्लास कांस्टेंट वैल्यू, क्लास कांस्टेंट वैल्यू की मदद से जगह लोकेट होता है। नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने है। अच्छा, नॉट अकॉर्डिंग टू वेरिएबल नेम, यहाँ पे एक आपको सजेशन दिया गया है कि नॉट अकॉर्डिंग टू वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम के अकॉर्डिंग आपको जगह लोकेट नहीं होता है बल्कि क्लास कांस्टेंट वैल्यू के अकॉर्डिंग होता है। क्या कहना चाहते हैं जरा समझिए।
r इक्वल टू 5 लिखो या a इक्वल टू 5 लिखो, जगह उतनी ही एलोकेट होगी, चूंकि जगह किसके अकॉर्डिंग एलोकेट होता है, क्लास के कांस्टेंट वैल्यू के अकॉर्डिंग। और किस क्लास की कांस्टेंट वैल्यू है, इंट क्लास की कांस्टेंट वैल्यू है। सर कैसे पता चल गया? दिस इज अ एडवांस एंड पावरफुल कंपाइलर, वी कैन से दैट मॉडर्न कंपाइलर। वो ऑटोमेटिकली बिना क्लास की मदद से बता देता है कि वो किस क्लास का कांस्टेंट वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 39 आपके सामने आया, द बेसिक डाटा टाइप या क्लास टाइप इन पैथन हैज। डाटा टाइप कितने टाइप के होते हैं या क्लास टाइप कितने अवेलेबल टाइप के होते हैं आपके पैथन में? आंसर देखिए, सुनिए, द टोटल नंबर ऑफ 14 एंड दीज आर क्लासिफाइड इन 6 टाइप। दो क्वेश्चन, दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। काउंटिंग करोगे तो 14 टाइप मिलेंगे और कैटेगरी अगर पता करोगे 6 टाइप के होंगे। मतलब पैथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पास बेसिक डाटा टाइप या क्लास टाइप, कुछ लोग इसको क्लास टाइप कहते हैं, कुछ लोग इसको डाटा टाइप कहते हैं, तो इसीलिए ऑब्लिक करके दोनों लिख दिया गया है। क्वेश्चन कोई भी पूछे, चाहे डाटा टाइप पूछे या क्लास टाइप पूछे, द बेसिक डाटा टाइप या क्लास टाइप इन पैथन हैज द टोटल नंबर ऑफ 14 प्रकार के 14 डिफरेंट टाइप्स के आपके काउंटिंग करोगे तो 14, और अगर क्लासिफाइड करो तो 6 कैटेगरी के ये होते हैं। जरा देखिए 6 कैटेगरी कौन कौन सा है आपके सामने। नंबर 1 न्यूमेरिक, नंबर 2 बूल, नंबर 3 नन, नंबर 4 सीक्वेंस, नंबर 5 यूनिक, नंबर 6 मैप। These are the 6 different class type available in Python programming language. Python programming language में ये 6 different type के कैटेगराइज के डाटा टाइप या क्लास टाइप अवेलेबल होते हैं। अब काउंटिंग की बात है सर, 14 काउंटिंग करिए तो देखिए आप सबसे पहले न्यूमेरिक में देखिएगा, न्यूमेरिक में इंट है। न्यूमेरिक के अंतर्गत क्या आता है, न्यूमेरिक के अंतर्गत नंबर 1, अगर इस गिनती करें नंबर 2, बूल के अंतर्गत क्या आता है, ट्रू आता है। नन के अंदर क्या आता है, नन ही आता है, 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। इधर काउंटिंग भी करते जाइए और समझते भी जाइए कौन से कौन फैमिली से हैं। न्यूमेरिक क्लास के अंतर्गत इंट आते हैं, बूल में फ्लोट आते हैं, और नन में नन ही आता है, और सीक्वेंस में इंट आ गया है, यूनिक में सेट आ गया है, मैप में डिक्शनरी आ गया है। आइए नेक्स्ट देखें, देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है न्यूमेरिक के अंतर्गत दूसरा ही आ गया, लेकिन बूल में ये पहला था और दूसरा फॉल्स है। तो आप यहाँ देखिए नंबर 1 के नंबर 2, न्यूमेरिक में इंट टाइप और फ्लोट टाइप, बूल में ट्रू और फॉल्स, नन में नन, और ये देखिए इसका मतलब है ही नहीं, नील। नन में केवल एक टाइप का होता है और वो होता है नन ही। नेक्स्ट है सीक्वेंस, सीक्वेंस में लिस्ट है, टपल है। सेट में क्या है, सेट है, फ्रोजन सेट है, और डिक्शनरी में केवल डिक्शनरी है, दूसरा नहीं है। आप देख लीजिए कौन बाहर चले गए, मैप जो कैटेगरी है उसमें केवल डिक्शनरी होता है, वो बाहर निकल गए पहले राउंड में। दूसरे राउंड में नन निकल गए बाहर, चूंकि इसमें एक एक होते हैं। नन क्लास में जो क्लास टाइप है वो नन ही होता है, मैप में केवल डिक्शनरी होती है, लेकिन न्यूमेरिक में, बूल में, सीक्वेंस में और यूनिक में आप देख रहे हैं 4 के भी कंटिन्यूस चल रहे हैं जनरेशन। अब देखिए यहाँ पे आपको पता चल गया, न्यूमेरिक में कम्प्लेक्स भी आ जाएगा, लेकिन बूल की कंप्लीट हो गई सीरीज कंप्लीट। बूल में केवल 2 टाइप के केवल क्लास टाइप होते हैं, या तो ट्रू होगा कांस्टेंट टाइप वैल्यू, या तो फॉल्स होगा। नन में नन ही होगा, पहले ही कंप्लीट हो गया था। सीक्वेंस में टपल भी है और ये str भी आ गया। सेट में भी कंप्लीट हो गया। सेट में 2 टाइप के होते हैं, सेट होते हैं और फ्रोजन सेट होते हैं। डिक्शनरी में पहले ही कंप्लीट हो गया था। आइए पहले सब स्लाइड एक साथ कर लेते हैं तो एक बार समझा देते हैं। आप देख रहे हैं दिस इज ए कंप्लीट स्लाइड, एक बार आप समझ लीजिए आप इस बात को। देखिए अगर आप देख पा रहे हैं तो 6 कैटेगरी आपके सामने है। नंबर 1 न्यूमेरिक, नंबर 2 बूल, नंबर 3 नन, नंबर 4 सीक्वेंस, नंबर 5 यूनिक, नंबर 6 मैप। न्यूमेरिक के अंतर्गत क्या है, इंट क्लास, फ्लोट क्लास, कम्प्लेक्स क्लास, 3 ये हैं। बूल के अंतर्गत ट्रू है, फॉल्स है, 2 ये हैं, 3 2 5। ये क्या है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। एक्चुअली में ये कांस्टेंट है,
तो इसको दो नहीं काउंट करना है, एक ही काउंट करना है। आप यहाँ पे एक चीज आपको पता चल गया, न्यूमेरिक के अंतर्गत क्या आते हैं, इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। बूल के अंदर दो कांस्टेंट वैल्यू ट्रू और फाल्स, नन में केवल नन एक कांस्टेंट। सीक्वेंस क्लास में सबसे ज्यादा टाइप के सब क्लास टाइप होते हैं, लिस्ट होता है, टपल होता है, str स्ट्रिंग होता है, रेंज होता है, बाइट्स होते हैं, बाइट्स एरे होते हैं। ये इनका सबसे बड़ा परिवार है। सीक्वेंस क्लास के अंतर्गत आप देख रहे हैं कई क्लास टाइप सब क्लास टाइप हैं। सबसे बड़ा अगर कोई परिवार है तो सीक्वेंस क्लास का है। उसके बाद अगर कोई दूसरा है तो न्यूमेरिक क्लास के अंतर्गत 3 होते हैं, ये बड़ा है। और उसके बाद अगर कोई है तो यूनिक डाटा टाइप इन्हें कहा जाता है। यूनिक मतलब होता है डुप्लीकेट नहीं कर सकते हैं। तो सेट और फ्रोजन सेट यूनिक क्लास के हैं, तो ये हैं। और सबसे छोटे कौन है, नन और मैप, इनके मात्र एक एक होते हैं। तो दीज आर 14 टोटल नंबर ऑफ क्लास टाइप इन अकॉर्डिंग टू काउंटिंग ऑफ ईच क्लास टाइप। और कैटेगराइज करेंगे, क्लासिफाइड करेंगे तो 6 कैटेगराइज में होते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 40। इंट क्लास कांस्टेंट टाइप आर, इंट क्लास कांस्टेंट टाइप आर कितने टाइप के इंटीजर के कांस्टेंट हो सकते हैं, ये हम लोगों को बताना है। आपको सभी को पता होगा, यदि हम कोई ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं a इज इक्वल टू, तो इंटीजर टाइप का एक तो पॉजिटिव आप इंटीजर करते ही करते हैं और एक निगेटिव टाइप का कांस्टेंट वैल्यू रखते हैं, ये तो अलग बात है। अब ये इंटीजर टाइप के कांस्टेंट में कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, अगर यहाँ सीधी बात है 1 2 3 4 4 अगर फिल इन द ब्लैंक्स है तो ये बात क्लियर हो गई। 4 प्रकार के आपके कांस्टेंट हो सकते हैं इंटीजर के। वो कौन कौन से हैं 4 प्रकार, वो आपको बताने होंगे। तो आइए आंसर देखते हैं अपने स्लाइड से। पहला डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट 0 to 9। डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट हो सकता है जो 0 से लेकर 9 तक होता है और बेस उसका होता है या रेडिक्स होता है 10। ये क्या होता है बेस, आप समझिए। कोई भी वैल्यू 0 से लेकर 9 तक टोटल काउंट करेंगे तो टोटल हो जाएगा 10, तो इसका बेस क्या हो जाएगा 10। नेक्स्ट कांस्टेंट की बात करें तो हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट हो सकता है जो A to F, या फिर हम लोग 0 से लेके 15 तक भी कह सकते हैं। 0 से 9 के बाद होता नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर 10 11 12 13 14 15 इसको अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं A B C D E F। तो यहाँ पर 15 को F माना गया है, 0 to 9 एंड A to F। इसका जो अगर बेस काउंट करोगे 0 से 15 तक काउंट करो, टोटल कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। इसका बेस या रेडिक्स क्या होगा 16 होगा। थर्ड क्या है, ऑक्टल इंटीजर नंबर। ऑक्टल इंटीजर नंबर क्या होता है, 0 से लेकर 7 तक के ग्रुप वाले को ऑक्टल इंटीजर नंबर कहते हैं और उसका बेस क्या होगा 8 होगा। क्यों, 0 से लेकर 7 तक काउंट करोगे तो 8 होगा। एंड फोर्थ इज अ बाइनरी इंटीजर कांस्टेंट नंबर। बाइनरी इंटीजर कांस्टेंट क्या होता है, 0 से लेकर 1 तक, 0 या 1 ही कलेक्शन होगा इस तरह के कांस्टेंट में, और इसका जो बेस होगा वो 2 होगा। ठीक है, तो एक बात फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूं इस बात को। जो डेसिमल होता है वो 0 से लेकर 9 तक रेंज होता है, उसका रेडिक्स 10 होता है। जो हेक्साडेसिमल होता है उसका 0 से लेकर 15 तक होता है, उसका बेस 16 होता है। जो ऑक्टल नंबर होता है वो 0 से लेकर 7 तक होता है, उसका बेस क्या होता है, उसका बेस 8 होगा। और जो बाइनरी नंबर होगा वो 0 से लेके 1 तक ही होगा, उसका बेस 2 होगा। तो ये 4 टाइप के कांस्टेंट वैल्यू हैं। और आपको ये भी पता है कि अगर आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई डेसिमल टाइप रखते हैं, इस टाइप रखते हैं, अगर कोई आप हेक्साडेसिमल रखना चाहते हैं तो आपको 0 और x के साथ में कैपिटल में हो या स्मॉल में हो, ये x कोई मतलब नहीं होता है। आप A to F या तो A से लेके F तक कोई लेटर लिख दीजिए कैपिटल में, या 0 से लेके 9 तक कोई डिजिट रखवा सकते हैं। अगर आप इस तरह से इस पे साइन करोगे तो A क्या होगा, इंटीजर ही क्लास का होगा, लेकिन इंटीजर क्लास में ये हेक्साडेसिमल टाइप की वैल्यू रख लेगा। और A इज इक्वल टू अगर बाइनरी रखना चाहते हो तो 0 के बाद B चाहे स्मॉल में चाहे B कैपिटल में कर सकते हैं। और याद रखना इसका रेंज क्या होता है 2 तक, मतलब 0 से 1 तक ही हो सकता है। तो इसके कलेक्शन में 0 1 0 1 0 1 ऐसा रख सकते हैं, मतलब 1 से बयान
आप वैल्यू नहीं रख सकते हैं। ये होता है, ये कांस्टेंट क्या कहलाएगा, ये बाइनरी इंटीजर कांस्टेंट कहलाएगा। अगर ऑक्टल रखना है तो 0 और O रखना पड़ेगा, O कैपिटल में, स्मॉल में अलग बात है। और इसमें आप 0 से लेके 7 तक का कोई डिजिट इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप क्या यूज नहीं करेंगे, बाइनरी में कभी 2 यूज नहीं करेंगे, 2 से ज़्यादा नहीं यूज़ करेंगे, 1 से ज़्यादा कभी नहीं लिख सकते हैं। हेक्साडेसिमल में आप 0 से 9 तक तो लिख ही सकते हैं, लेकिन लेटर में आप F से ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं लेटर। और डेसिमल नंबर सिस्टम में तो आप लेटर नहीं लिख सकते हैं, 0 से 9 तक लिख सकते हैं आप। और बाइनरी में और 0 से 1 तक, मतलब आप 1 से बड़ी वैल्यू नहीं रख सकते हैं। ऑक्टल में 0 से 7 से ज़्यादा वैल्यू नहीं रख सकते हैं। तो नोट में द इंटीजर कांस्टेंट कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। अलग बात है कि इंटीजर पॉजिटिव निगेटिव होता है, लेकिन उसके अलावा भी ये 4 डिफरेंट टाइप के क्या हैं, कांस्टेंट हो सकते हैं। पहले फिल इन द ब्लैंक्स में डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट, दूसरे फिल इन द ब्लैंक्स में हेक्साडेसिमल कांस्टेंट, तीसरे में ऑक्टल डेसिमल कांस्टेंट और चौथे में बाइनरी इंटीजर कांस्टेंट। तो ये इंट क्लास जो होता है, इंट क्लास के ये डिफरेंट टाइप के कांस्टेंट हो सकते हैं, जिनको आप अपना एक आइडेंटिफाइड मिला गया है। बाय डिफ़ॉल्ट हेक्साडेसिमल का कोई आइडेंटिफिकेशन सिंबल नहीं है, लेकिन हेक्साडेसिमल का 0 के साथ X कैपिटल स्मॉल, ऑक्टल का 0 के साथ O चाहे कैपिटल चाहे स्मॉल, 0 के साथ में कैपिटल B या स्मॉल b ये यूज किया जाता है। ध्यान रखना, जब भी अपने कांस्टेंट वैल्यू के आगे ये रिजर्व अगर सिंबल आप यूज कर देंगे, वो अलग अलग डिफरेंट टाइप के कांस्टेंट कहलाएंगे। नोट में देखिए क्या कहा गया है, द प्रिंट फंक्शन कन्वर्ट एनी टाइप्स ऑफ कांस्टेंट इनटू डेसिमल। चाहे जिस टाइप के कांस्टेंट आप रखेंगे, चाहे डेसिमल कांस्टेंट लिखेंगे, चाहे a इक्वल टू आप बाइनरी नंबर रखे हो 101, चाहे b इक्वल टू आप 0O103 रखे हों, चाहे c इक्वल टू आप 0xab रखे हों। आप देख रहे हैं 3 अलग अलग कांस्टेंट टाइप की वैल्यू है। अगर आप प्रिंट में चाहे a पास करेंगे, चाहे b पास करेंगे, चाहे c पास करेंगे, उसका जो आउटपुट रिटर्न देगा वो कन्वर्ट फॉर्म में देगा। और किस कन्वर्ट फॉर्म में होगा, इंटीजर फॉर्म में भी होगा। ध्यान रखना, आप चाहे जिस फॉर्म में देंगे, लेकिन जो आउटपुट देगा वो कन्वर्ट करके किस फॉर्म में देगा, डेसिमल कन्वर्जन फॉर्म में देगा। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने, ऑब्जेक्ट नेम। अब जरा यहाँ देखिए एग्जांपल, ऑब्जेक्ट नेम। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू 0B101। आपको बताना है कि ये कांस्टेंट है, ये किस क्लास का कांस्टेंट है, आपको बताना है। टाइप क्या है, टाइप प्री डिफाइंड फंक्शन होता है पाइथन का, जो बता देगा कि यह ऑब्जेक्ट का कौन सा क्लास टाइप का है। आपको मैंने बता रखा था, पहले स्लाइड में चर्चा हुई थी कि पाइथन का जो कंपाइलर है बहुत सेंसिटिव है, बड़ा इंटेलिजेंस है, वो कांस्टेंट देखकर खुद क्लास डिक्लेयर कर लेता है। तो आइए पता करें कि क्या यह ऑब्जेक्ट नेम जो है वो किस टाइप का है और वो कैसे लिया होगा। तो आप सबको पता है कि टाइप फंक्शन में जो भी ऑब्जेक्ट नेम पास करेंगे उसका क्लास टाइप बता देता है। तो आई होप इसका आंसर तो अभी मैंने जस्ट इससे पहले स्लाइड में एक्सप्लेन किया था, आप बता देंगे। और इसका सही आंसर है क्लास इंट। क्योंकि देखिए आप भले ही बाइनरी कांस्टेंट यूज कर रहे हैं, लेकिन क्लास एक ही होगा, क्लास अलग अलग नहीं होगा। ऐसे समझ सकते हैं जैसे ह्यूमन इज अ क्लास, ह्यूमन एक क्लास है और ह्यूमन में मेल फीमेल फीमेल 3 तरह की कांस्टेंट वैल्यू हो सकती हैं। मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं और फीमेल हो सकते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर कोई मेल का क्लास पता करना चाहेगा, है तो ह्यूमन ही, फीमेल का भी एक्चुअल क्लास क्या होगा, ह्यूमन ही है, और फीमेल का भी क्या है, ह्यूमन ही है। ये तो अलग अलग डिफरेंट कांस्टेंट हैं, है ना, कांस्टेंट टाइप के हैं और क्लास एक ही है। तो आप चाहे इंटीजर टाइप का, चाहे बाइनरी कांस्टेंट यूज करेंगे, चाहे आप ऑक्टल यूज करेंगे, चाहे हेक्सा यूज करेंगे, उसका क्लास एक ही कहलाएगा। और कौन सा क्लास कहलाएगा, इंट। बहुत सारे स्टूडेंट हो सकता है यहाँ पे कंफ्यूज हुए हों और उनको लिखना पड़ा हो अपने कॉपी पे कि बाइनरी क्लास। नहीं, बाइनरी क्लास नहीं होती है, बाइनरी क्लास नहीं है, क्लास इंटीजर ही कहलाएगी। बाइनरी क्लास एक्चुअली में बाइनरी कांस्टेंट है इंटीजर क्लास की, वो कोई क्लास नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द पैथन साइज ऑफ क्लास मैनेज्ड बाई। जो पैथन में साइज होता है वो क्लास की कैसे मैनेज किया जाता है। पहले समझिए, मैं क्लास कहना चाहता हूँ a = 5 आपने लिखा तो कितना जगह कंज्यूम करेगा, और a = यदि आपने 5.5 किया ये कितना कंज्यूम करेगा, ये 5 = आपने राज किया, तो इसी को कहते हैं, पहले तो आप समझिए साइज ऑफ, ये कितना जगह कंज्यूम करेगा हीप एरिया पे, ये कितना साइज कंज्यूम करेगा, ये कितना साइज कंज्यूम करेगा। एक्चुअली हम लोग प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++ की बात करें तो वहाँ पर तो आप इसे आसानी से मैनेज करते थे किसी और मैनर से, लेकिन पैथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को साइज मैनेज करने के लिए कुछ दूसरा टेक्निक है। इसका आंसर देखते हैं क्या होता है, डायनेमिकली डू नॉट फिक्स्ड साइज ऑफ क्लास। याद रखना, पैथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी क्लास की साइज फिक्स नहीं है। जैसे एग्जाम्पल लिस्ट में देखिए आपको यहाँ बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, पैथन स्टार्ट विथ इनिशियल साइज फॉर एन ऑब्जेक्ट एंड देन इंक्रीज इट्स साइज एट नीडेड अप टू। उसी क्वेश्चन का ये दूसरा पार्ट है। वहाँ जो मैं बताना चाहता था, मैंने एक नई स्लाइड बनाई है जिसमें आपको खुद समझाएगी स्लाइड, तो मैं आपको मौका देता हूँ, आप बताइए कि पैथन स्टार्ट विथ इनिशियल साइज। पैथन क्या करता है, अपनी जो साइज होता है वो शुरुआत करता है प्रारंभिक साइज फॉर एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के लिए शुरुआती साइज अलग होगी, लेकिन दिन ब दिन वो क्या करती रहती है, इंक्रीज करती रहती है ऑटोमेटिकली नीड के हिसाब से। उसका आंसर जो मैं यहाँ लिखना चाहता था और स्लाइड आगे आ गई थी, वो मैं स्लाइड इसलिए आगे कर दिया कि वो कंटेंट यही मैंने लिखा है पहले से, तो उसको क्यों एक्सप्लेन करूँ, टाइम आपका वेस्ट जाए। तो इस बात को समझने के लिए आइए स्लाइड का आंसर समझते हैं। बेस्ड एंड रैम लिमिट, और वो भी किसके हिसाब से, रैम की लिमिट के हिसाब से। कितना साइजेबल होगा, जितना साइज आपके रैम की लिमिट की होगी वो उसको साइजेबल बढ़ाता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पैथन प्रोवाइड अस द प्री डिफाइंड फंक्शन टू फाइंडिंग द ऑक्यूपाई साइज ऑफ द मेमोरी बाई। अच्छा, जैसे आपने सुना होगा कि बहुत सारे फंक्शन होते हैं, प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हुआ करते थे। आप पैथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी सीख रहे हैं तो हो सकता है आपको ना पता हो, जिक्र भी नहीं हुआ है हमने पिछले लेक्चर में, फिर भी जो पहले से पढ़ रखे होंगे उनको आइडिया होगा कि यदि a = 5 आपने किया है तो क्या आप बता सकते हैं कि यह जो a ऑब्जेक्ट है यह अपने हीप एरिया पे कितना जगह कंज्यूम किया हुआ है। क्या आपके पास कोई ऐसा फंक्शन है जिसकी मदद से इसको बताया जा सके स्क्रीन पे कि ये कितना बाइट कंज्यूम किया हुआ है जगह। तो इसका आंसर आपके सामने है साइज ऑफ। नाम क्या है फंक्शन का, प्री डिफाइंड फंक्शन, गेट साइज ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शन ऑफ पैथन। एक फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है पैथन का, जो गेट साइज ऑफ आपको बता देगा कि वह ऑब्जेक्ट कितना जगह मेमोरी पर कंज्यूम किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गेट साइज ऑफ इज अवेलेबल इन। ध्यान रखना, लेकिन गेट साइज अगर आप यूज किए होंगे तो आपको ये भी पता होगा कि अगर गेट साइज फंक्शन यूज करना चाहते हैं अपने पैथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो आपको कौन सा इंपोर्ट करना पड़ेगा मॉड्यूल। उस मॉड्यूल का नाम बताइए जिसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये गेट यहाँ पे गेट स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई, आप समझिएगा गेट है ये। गेट साइज ऑफ जो फंक्शन है वो किस मॉड्यूल में स्टोर है, आपको उस मॉड्यूल का नाम बताना है। तो आंसर है आपके सामने सिस मॉड्यूल के अंतर्गत ये होता है। जरा आप समझिए, एग्जांपल में समझ में आ जाएगा। सबसे पहले इंपोर्ट सिस किया जा रहा है, फिर सिस डॉट गेट साइज, और मैंने कांस्टेंट वैल्यू पास किया है 0। आप चाहें तो a = 0 और यहाँ a पास कर सकते थे, हम कांस्टेंट पास किए हैं। तो सो द साइज ऑफ कांस्टेंट 24, तो इसकी साइज क्या बता दिया 24। और जब आपने उसी साइज में 1 पास कर रहे हैं तो उसका देख लीजिए क्या बता दिया 24। आप इस बात से एनालाइज कर सकते हैं या फिर आप बिलीव कर सकते हैं कि इससे पहले वाली स्लाइड जो बात कर रहा था कि ऑटोमेटिकली इंक्रीज करता रहता है साइज को, अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज करता रहेगा। इनिशियल साइज तो 24 होती है और लेकिन देखो कितनी हो गई 28 हो गई। ये एक लाइन का प्रोग्राम है जिसमें 0 पास करके दिखाया गया, इसमें 1 पास कर दिया गया, देखो तुरंत साइज उसकी 28 हो गई। और अब आप देखिए, अब आप बहुत बड़ी वैल्यू मतलब एक लॉन्गेस्ट इंटीजर वैल्यू पास करने पर क्या शो कर रहे हैं, सो द साइज ऑफ मैक्सिमम लॉन्ग इंटीजर कांस्टेंट 40। आपको एक बात बताया जा रहा है कि आप परेशान ना हो, कम से कम साइज कितना लेगा 24 रहेगा, लेकिन मैक्सिमम कितना लेगा। सर बड़ी सी बड़ी संख्या दिया जाए तो क्या ऐसे इंक्रीमेंट करता रहेगा, नहीं, उसकी एक फिक्स साइज है और उसकी साइज क्या है 40 साइज।
एक बात और बताया गया नोट में, इंट साइज विल बी 24। इनिशियल क्या होती है 24 और मैक्सिमम क्या होती है 40 बाइट। किसकी? इंटीजर की। इंटीजर क्लास की कांस्टेंट वैल्यू की साइज इनिशियल में 24 होती है और मैक्सिमम कितनी होती है 40 होती है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 46 में द ईच पैथन प्रोग्राम सेव्ड विथ py इज अ। प्रत्येक पैथन प्रोग्राम सेव्ड होता है .py, आपको सब पता है। इज अ वो क्या है? तो आंसर आपका है मॉड्यूल है। क्या है? ये मॉड्यूल होता है, py मॉड्यूल। याद रखना ये क्वेश्चन है, अक्सर आप इसमें गलत आंसर फिल करने की कोशिश किए होंगे, आपने किया भी होगा। द ईच पैथन प्रोग्राम सेव्ड विद py, प्रत्येक प्रोग्राम पैथन का py के नाम से सेव होता है और वो होता क्या है कि मॉड्यूल होता है। ठीक है। 47 फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट एंड क्लास टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। पता करिए आप वैल्यू क्या है ऑब्जेक्ट की और क्लास टाइप क्या है ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट नेम ए है, ये कांस्टेंट वैल्यू है जो इंटीजर टाइप की है। कैसे पता चल गया? क्योंकि 0b देख के पता चल गया। 0b कांस्टेंट टाइप की वैल्यू है। किसका? ये बाइनरी कांस्टेंट ऑफ इंटीजर क्लास की वैल्यू है। और सो कहाँ वैल्यू होल्ड कहाँ हो रही है? एक ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट का नेम क्या है? ए है। प्रिंट ए करेंगे तो आपको क्या पता मिल जाएगा? आप बताइए जरा आंसर। इसका आंसर क्या आएगा? क्योंकि मैंने आपको एक नोट करके बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि आप चाहे जिस फॉर्म में देंगे आंसर आपको आएगा इंटीजर फॉर्म, डेसिमल फॉर्म में। आप सबको पता है 010, अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये है 5 का बाइनरी नंबर। ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 5 आउटपुट और प्रिंट टाइप ए, और टाइप ए करने से उसकी जाति बता देगा, जिसका जाति क्या होगी? इंट। ये मैंने आपको उसी प्रोग्राम के तहत बता दिया। आंसर भी यही सेम आना चाहिए। देखिए ट्राई करिए। पहले में आया 5 और दूसरे में क्या आया है? क्लास इंट। बिल्कुल सही। तो आई होप आपने भी ये आंसर कर लिया होगा। डेफिनेटली आपका आंसर स्लाइड के साथ मैच किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 है, जरा इसका बताइए फिर आप। उसी ही लाइन में फिर से बनाया गया, वही सेम टू सेम क्वेश्चन है। वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट और क्लास टाइप बताइए। ये तो आई होप सब बता देंगे। पहले आप देखिए कांस्टेंट किस टाइप का है? 0o लिखा हुआ है और 0o लिखा हुआ है तो इंटीजर का ये ऑक्टल कांस्टेंट है, ये पता चल गया। और प्रिंट ए करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा? अब आउटपुट आपके आंसर बनाना होगा। अगर आपको ऑक्टल से डेसिमल कन्वर्ट करना आता होगा तभी आप इसको आंसर कर पाएंगे। और ऑक्टल से डेसिमल कैसे कन्वर्ट करेंगे? आपको 10 से क्या करना पड़ेगा? 2 को डिवाइड 8 को, बेस क्या होता है? 8 होता है। तो 8 1 जा 8 और बचेगा क्या? 2। तो आई होप ये 1 और 2 आपका आंसर आना चाहिए था। आपने अगर नंबर कन्वर्जन नहीं पढ़ा होगा तो हम अगले लेक्चर में कोशिश करूंगा एक किसी क्लास में नंबर कन्वर्जन पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा। हालांकि अभी आप इतने से ही काम चलाइए कि इसका आंसर क्या आएगा। ऑक्टल का आपको कन्वर्जन आना चाहिए डेसिमल, और जो भी ऑक्टल का ये कन्वर्जन आ जाएगा 10 ऑक्टल नंबर हो। ये क्वेश्चन इस तरह से समझिए, फंडामेंटल जरूर आपने पढ़ा होगा। अगर कोई वैल्यू है 10 और वो है ऑक्टल और उसको आपको निकालना है डेसिमल, तो इस तरह का कन्वर्जन आपने किया होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? आपके सामने है 8। क्या आंसर आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अच्छा, ये प्रोसेस आपने जो हमने किया था ना, ये प्रोसेस ये नहीं है, बल्कि ये प्रोसेस इस तरह से है 0 मल्टीप्लाई बाई 8 पे 0 और 1 मल्टीप्लाई 8 पे 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा 0 और 8 1 जा क्या हो जाएगा? 8। तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 8। ये जो तरीका था ये कन्वर्जन दूसरा था, आपको इस तरह से करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा कन्वर्जन एक अलग टॉपिक है, आपको आईटी टूल्स में कहीं भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ एक लेक्चर में आके बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा। चलिए, इसका टाइप क्या होगा? इंट क्लास होगा, आपको पता होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, आप इसका आंसर बताइए फिर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? और आप देख रहे हैं एक में कैपिटल बी ए आपने लिखा है, एक में स्मॉल बी ए लिखा है। क्या कोई फर्क होगा? कैपिटल में ही क्या
हेक्साडेसिमल वैल्यू लेता है या स्मॉल में लेता है, यहाँ ध्यान देने वाली बात है। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, आपको सोचने का मौका नहीं दे रहा हूँ कि गलत आंसर करें, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। आपको सोचना ये है क्या अलाउ करता है कैपिटल में या स्मॉल में भी हेक्साडेसिमल कांस्टेंट अलाउ करता होगा। तो आपको आंसर बताना होगा, ए और बी का टाइप भी बताना होगा ए बी का। तो आई होप इसका आंसर आपने कर लिया होगा। अगर आपने इसका आंसर कर लिया तो आइए आंसर इसका देखते हैं क्या हुआ। करेक्ट आंसर 186 एंड 186। तो आपको ये चीज यहां पता चल गया, अलाउ है, चाहे कैपिटल करो चाहे स्मॉल करिए। और आपको हिंट के लिए देखिए बताया गया है किस तरह से 186 आया। आपको पता है कि ये है हेक्साडेसिमल नंबर, तो आपको ये भी पता होगा ए को हम लोग 10 कहते हैं और बी को हम लोग क्या कहते हैं 11 कहते हैं। और यहाँ पे है बी ए, बी का मतलब क्या 11 और ए का मतलब क्या 10। तो देखिए यहाँ 10 के साथ में 16 इसके बेस के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है, इसका रेडिक्स रखा जा रहा है 0 और इसका आप ऐसे शायद करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। बी ए कर लीजिए आप 10 मल्टीप्लाई बाई 16 पे 0 और यहाँ पे आप लिखेंगे 11 मल्टीप्लाई बाई 16 पे 1। जब भी किसी का घातांक 0 होता है तो उसका मान 1 होता है, तो 10 1 जा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा और 16 1 जा 16 हो जाएगा। 16 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी होगा अगर आप 10 को आप ऐड करेंगे तो 186 आ जाएगा। यही कारण है कि आपको 186 आ गया। यहाँ पर लॉजिक की बात यह है कि आपको ये समझना होगा कि कैपिटल ए और कैपिटल स्मॉल बी ए बी दोनों सपोर्ट करता है। ऐसा नहीं है कि ए टू एफ, जो ए टू एफ होता है वो कैपिटल में भी लिखा जा सकता है और स्मॉल में भी लिखा जा सकता है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये समझने वाली बात थी। और क्लास देखो तो क्या बताएगा, क्लास इंट और क्लास इंट। आई होप इस तरह का क्वेश्चन आपको एक आइडिया लगा होगा। इस तरह के क्वेश्चन अगर आप आइडिया लग जाएगा तो आपको इसी तरह का स्पेशलाइजेशन होता है पैथर्न को आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा मैंने अभी तक जो पहला लेक्चर है ये मैं वीडियो कंप्लीट किया हूँ आपके लिए और इसमें स्लाइड अपने अकॉर्डिंग सेट किया है। तो मैं आपसे चाहूँगा कमेंट कि आप प्लीज़ इस पर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं इससे बेहतर क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, वैसे ही बड़ी लेक्चर वीडियो हो गया है और मैं भी हम लोग कंप्लीट क्लास करने वाले हैं। और ये रहा आपका 50 क्वेश्चन और आपको आंसर क्या बताना होगा, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट एंड क्लास टाइप। आपको यहाँ इसका आंसर बताना होगा। बी पे 123 है, ये इंटीजर कांस्टेंट सीधे सीधे है, एक 123 सीधे सीधे दे देगा और प्रिंट टाइप बी और बी का टाइप क्या देगा इंट क्लास दे देगा। ये आपको आंसर आता है। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा और इसी के साथ हम लोग अपना लेक्चर कंप्लीट करते हैं। और 50 क्वेश्चन का ये सफ़र कैसा रहा प्लीज़ आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। और मैं अभी आप एक प्रॉपर वे में चल रहा हूँ, जिस तरह से थ्योरी कंप्लीट की जाती है। जैसे मैंने शुरुआत में प्रोग्राम उठाया था, फिर पैथर्न से छोटी छोटी बताया हूँ, फिर टोकन उठाया हूँ, फिर वेरिएबल या ऑब्जेक्ट नेम उठाया हूँ, फिर कीवर्ड उठाया हूँ। इसी तरह से कई लेक्चर आपके सामने ले आऊँगा जो कंटिन्यूअसली एक प्रॉपर वे में तैयार किया जाएगा, जिससे कि आपको, हालांकि मैं जानता हूं कि आपके इंटरव्यू क्वेश्चन में या फिर आपके एग्जाम के क्वेश्चन में प्रॉपरली नहीं तैयार किया जाता है। ये मैं आपको किसी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए नहीं तैयार कर रहा हूं, आपको यहां से एक फिर से एक री क्लास आपको दे रहा हूं, जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, छोटी छोटी बातें कंसेप्ट हो जाए। फिर मैं आपके लिए एक MCQ टाइप का क्वेश्चन लेके आऊँगा जिसमें आप खुद पार्टिसिपेट करोगे, मैं इतना पार्टिसिपेट उसमें नहीं करूँगा और उससे आपको पता चलेगा आपको कितना आता है। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको प्लीज़ ये आज का लेक्चर आपके स्किल को बिल्ड करने के लिए, आपका थ्योरी कंप्लीट करने के लिए आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आया हो तो आप कमेंट करिए और ज़रूर इस बात को करिए कि आपके द्वारा किया गया क्वेश्चन आंसर में कितने गलत रहे, जिससे मुझे एक आइडिया लग जाए कि नेक्स्ट टाइम में मैं आपको किस तरह से उसके आंसरिंग करूँ या अपने आप को किस तरह का, जब क्लासरूम में जाऊँ तो कैसे मैं समझाऊँ जिसमें इस तरह के लेक्चर में कंप्लीट हो पाए। मैं आपको 3 स्टेप में तैयार करा रहा हूँ। पहले तो क्लासरूम में जाके लेक्चर बाई लेक्चर बोर्ड पर एक्सप्लेन करता हूँ, फिर उसी क्लासरूम से संबंधित बातें थ्योरी से यहाँ लेके आऊँगा। अब इसके बाद नेक्स्ट राउंड जब लेके आऊँगा तो उसमें आपको टोटली MCQ लेके आऊँगा। उसके बाद चौथा राउंड जब आएगा तो उसमें प्रोग्रामिंग, प्योर प्रोग्रामिंग रहेगी और प्रोग्रामिंग से स्किल बिल्ड करूँगा। तो ये पहला लेक्चर है आप लोगों के लिए जो हम लोगों ने क्लासरूम से निकलकर सीधे इस लेक्चर रूम पे आया हूँ, जहाँ पे हम लोग ऑनलाइन टाइप के ई पेज पर
अच्छे से बात कर पा रहे हैं, मतलब मार्कर और उस वाइट बोर्ड से नाता थोड़ा सा हटा है, पिक्चर हम लोगों से नहीं दिख रहा है, केवल आपको मेरी वॉइस समझ में आ रही है और आपका पढ़ा हुआ कंटेंट इसके साथ रिलेट हो रहा है और आपकी स्किल इनबिल्ट हो रही है इससे। आई होप आपको यह लेक्चर पसंद आया। अगर आपका यह लेक्चर और यह आइडिया पसंद आया हो, इस क्लास को रिवीजन कराने का यह तरीका, तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट को इस तरह का लेक्चर वीडियो ज़रूर दीजिए, जिससे उनको एक अपनी स्किल भी टेस्ट पता चल जाए और इस स्किल टेस्ट की मदद से मैं जो एक्सप्लेन किया हूँ उन तक वो बातें पहुँच जाएँ। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। मीट नेक्स्ट क्लास।